Hello guys, welcome back to our channel part 5 of Reborn to Live Life. Chapter 41 मैं ऐसे कैसे मिस्टर कपूर के बारे में सोच सकती हूँ। रोशनी की बात सुनकर दोनों ने अच्छी बच्चियों की तरह अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। दूसरी तरफ एंजल विला में इस वक्त विक्रम, विशाल और कबीर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विशाल और कबीर दोनों ही विक्रम के विला में शिफ्ट हो गए थे। इनको इस घर में शिफ्ट हुए 2 दिन हो गए थे। रामू काका उन लोगों के लिए डिनर सर्व कर रहे थे और वह तीनों बैठकर चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए ही विशाल बोलता है, तुम्हारी और भाभी जी की स्टोरी कुछ आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तूने उन्हें अपने दिल की बात बताई कि नहीं बताई? विशाल की बात सुनकर विक्रम बोलता है, मैं धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वह डर जाए। विशाल तंज कसते हुए बोलता है, अभी वक्त है, जल्दी से जो करना है कर ले, वरना क्या पता कोई दूसरा पंछी भाभी जी को उड़ा के ले जाए। भाभी जी इतनी खूबसूरत हैं। तेरा अच्छा दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ, देर मत लगा। जब विक्रम ने विशाल के मुंह से सुना कि कोई दूसरा उसकी बेबी गर्ल को उससे दूर ले जाएगा तो उसके तन बदन में आग लग गई और वह अपनी गुस्से भरी आंखों से विशाल की तरफ देखते हुए बोलता है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे मेरी रूह को छीन सके, मेरी जिंदगी को मुझसे दूर कर सके। विक्रम को इतने गुस्से में देखकर कबीर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोलता है, रिलैक्स विक्रम, भाभी जी को तुमसे कोई अलग नहीं कर रहा, वह बस तुम्हें बता रहा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके तो अपने दिल की बात भाभी जी को बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वैसे भी पूरे 6 साल बाद मिली है वह तुम्हें, वक्त मत गवाओ, मेरी तरह बनो। कबीर की बात सुनकर विशाल बोलता है, तुम्हारी तरह बानों से क्या मतलब है? तू क्या कोई लव गुरु है जो तेरी तरह बने? विशाल की बात सुनकर कबीर बोलता है, हाँ अब मैं लव गुरु ही हूँ। विशाल उसे ऐसे देखा था जैसे वह किसी पागल को देख रहा हो और वह सोचता है, मुझे लगता है ये जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे इसकी बुद्धि कम होती जा रही है। विक्रम ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया कि कबीर ने अभी अभी क्या कहा और वह सोचता है, हाँ मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा और उसे अपने पास अपने इस घर में लेकर आऊंगा। और फिर वह अपनी और रोशनी की कार वाली किस को याद करके मंद मंद मुस्कुराने लगता है और सोचता है, काश मैं अभी तुम्हें पैशनेटली किस कर पाऊं, बेबी गर्ल आई मिस यू सो मच। वहीं दूसरी तरफ रोशनी के विला में जब रोशनी खाना खा रही थी तो अचानक से उसे हिचकी आने लगते हैं और वह तेज तेज हिचकी लेने लगती है। काजल उसे पानी देती है और उसकी पीठ से सहलाने लगती है और बोलती है, लगता है कोई तुझे बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है। एक काम कर, तू सबका नाम ले ले और जो भी याद कर रहा होगा ना उसका नाम लेते ही हिचकी बंद हो जाएगी, यह मेरी आजमाई हुई चीज़ है। पानी पीने के बाद भी रोशनी की हिचकी बंद नहीं हुई। इस वक्त सबका डिनर हो चुका था, बस लास्ट में थोड़ा सा बचा था। रोशनी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और उसने सबका नाम शुरू कर दिया। रेहान, आरव, उसके मम्मी पापा, भैया भाभी, परी। उसकी हिचकियां बंद नहीं हुई, उसने रमन अंकल को भी याद कर लिया था। हिचकी फिर भी बंद नहीं हुई। फिर वह अपने दोस्तों का नाम लेने लगी, लीना, लव, मैरी, केविन, पीटरसन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पता नहीं रोशनी के दिमाग में क्या आया कि उसने विक्रम का नाम ले लिया और विक्रम का नाम लेते ही उसकी हिचकियां बंद हो गई। रोशनी थोड़ी हैरान हो गई और सोचने लगी कि विक्रम का नाम लेते ही मेरी हिचकियां क्यों बंद हो गई? क्या वह मुझे याद कर रहे हैं? रोशनी ने वह सारी बातों को झटका और वह सोने चली गई। दूसरी तरफ लंदन में रेहान, आरव और लियो के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। उनको लेने के लिए तो आज उनका ड्राइवर आया था, लेकिन अभी तक लियो को लेने के लिए कोई नहीं आया था। परी रेहान की गोद में थी और वह रेहान के बालों से खेल रही थी और अपनी तोतली जुबान से बीच में कुछ ना कुछ बोल रही थी। वह तीनों अभी तक इंतजार कर रहे थे ताकि लियो अकेला ना रहे। इसी तरह आधा घंटा बीत गया, लेकिन लियो के घर से लियो को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। थक हार कर आरव कहता है, तुम आज हमारे घर चलो और देखो, तुम्हें लेने के लिए तो अभी तक कोई नहीं आया। लियो आरव को मना करते हुए बोलता है, वह एक्चुअली मैं तुम दोनों को बताना भूल गया, आज मेरी माँ को लेट हो जाएगा, वो 1 घंटा लेट हो जाएगी तो तुम लोग चले जाओ, वह बस आने वाली होंगी।
लियो जानता था कि आज उसको लेने के लिए कोई नहीं आने वाला, उसे पैदल ही घर जाना होगा। लियो नहीं चाहता था कि आरव और रेहान को ये सब कुछ पता चले, वरना उसे बहुत शर्मिंदगी होगी कि उसके साथ यह सब कुछ होता है। वहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम में एक औरत और एक आदमी के सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों से पता चल रहा था कि उस कमरे में आखिर क्या हो रहा है। जब उस औरत और आदमी का काम खत्म हो गया, दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे बिस्तर पर, वह आदमी बोलता है, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो तुम्हें पता है वह क्या करेगा। वह औरत बोलती है, उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी वह अभी यहाँ नहीं है, आउट ऑफ कंट्री गया है। इसलिए अब मुझे तुमसे चुप चुप कर मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जब तक मेरा पति नहीं आ जाता मेरे घर में ही रहोगे। उसकी बात सुनकर वह आदमी बोलता है, और अगर तुम्हारे सौतेले बेटे को पता चल गया तो वह तो अपने उस बाप को बता देगा ना। उस आदमी की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कुछ भी बोले। मैंने उसके अंदर अपना इतना डर भर दिया है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। वह आदमी बोलता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए था स्कूल से? और अगर उसे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम भूल रही हो उसके बाप ने तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि तुम उसके बेटे का ख्याल रखो, ना कि अपनी बीवी बनने के लिए। वह औरत बेपरवाही से बोलता है, अगर कुछ हो जाएगा तो हो जाने दो, और वैसे भी उसके पैर हैं, अपने आप आ जाएगा घर। और वह उस आदमी को किस करने लगती है और फिर से उनका इंटेंस लव मेकिंग सेशन शुरू हो जाता है। लियो की बात सुनकर रेहान और आरव अपने ड्राइवर के साथ घर चले जाते हैं। लियो इस वक्त अकेला ही खड़ा हुआ था। रेहान और आरव के जाते ही उसे फिर से अकेलापन फील होता है, फिर से उसे इनसिक्योरिटी फील होती है। लियो को रेहान और आरव के साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता था, लेकिन इस वक्त उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वह धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसको अपने घर पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे। वही लियो की सौतेली माँ उस होटल से निकाल कर घर आ गई थी। लो की सौतेली माँ ड्राइंग रूम में बैठी थी। लियो के घर आते ही वह उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और उससे बोलती है, इतनी देर लगा दी तुमने आने में, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी भूख लग रही है, जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ खाना बना। उसकी बात सुनकर लियो डर कर वहाँ से किचन में चला जाता है और खाना बनाने लगता है। 1 घंटे में उसने खाना बना दिया था और उसने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना रख दिया और डरते हुए बोलता है, खाना बना दिया है। लियो की सौतेली माँ डाइनिंग टेबल पर चली जाती है और खाना खाने लगती है। खाना लियो ने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन फिर भी उसे डांटने के मकसद से गुस्सा करते हुए बोलती है, इतना घटिया खाना कोई बनता है क्या? इधर आओ तो मेरे पास और अपनी पेंट उतारो। उसकी बात सुनकर लियो को बहुत डर लगता है। वह डरते हुए उसके पास चला जाता है और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और अपनी पैंट उतार देता। लियो की सौतेली माँ अपने हाथ में छड़ी लेकर उसके बम पर बहुत ज़्यादा मरती है, जिसकी वजह से लियो को बहुत दर्द हो रहा था। वह बहुत चिल्ला रहा था कि मुझे मत मारो, लेकिन वह नहीं सुनती। वह सिर्फ अपना गुस्सा उस बच्चे पर निकाल रही थी। जब उसका मन भर जाता है उसको करने से, तब फिर से अपना खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद बोलती है, इन बर्तनों को साफ करो, और आज जो तुमने गलती की है आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसकी बात मानकर लियो बर्तन साफ करने चला जाता है और उसके बाद अपने स्टोर रूम में चला जाता है। वहां जाकर वह उल्टा लेट जाता है क्योंकि वह बैठ नहीं सकता था और लेटे लेटे ही रोने लगता है और अपनी माँ से शिकायत करते हुए बोलता है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते। लियो रोते रोते ही खाली पेट सो जाता है। आरव और रेहान जब घर पहुंचते हैं तो इस वक्त घर में कोई भी नहीं था। आरव परी के कपड़े चेंज करता है और फ्रेश होकर वह तीनों डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। थोड़ा सा स्नैक्स है, उसके बाद फिर से अपनी स्टडी करने लगते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में रोशनी इस वक्त सो रही थी। कोई धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरता है और वह धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगता है। धीरे धीरे कोई उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था और धीरे धीरे रोशनी को कोई किस कर रहा था। वो उसके होठों पर पैशनेटली किस कर रहा था
और इस किस से रोशनी भी बहक रही थी और वह भी उसका साथ दे रही थी। और इसी तरह धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। रोशनी जब अपनी आंखें खुलती है तो उसकी आंखों के सामने विक्रम था। विक्रम को अपने सामने देखकर रोशनी की चीज निकल जाती है, नहीं हाहा, और एक चीख के साथ रोशनी अपने सपने से बाहर आती है। वह इस वक्त हाफ रही थी, उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। जब उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई तो सुबह के 4:15 हो रहे थे। रोशनी अपने दिल पर हाथ रख लेती है जो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। व्हाट द फक, ये किस तरह का सपना है, रोशनी खुद से बोलता है। मैं ऐसे कैसे मिस्टर कपूर के बारे में सोच सकती हूँ। उसने कैसे भी करके अपने ख्यालों को झटका और बाथरूम में चली गई। वह फ्रेश होकर बाहर आई और गार्डन एरिया की तरफ चली गई। जब वो गार्डन में पहुंची तो उसने देखा कि तीनों लड़कियां गार्डन में एक्सरसाइज कर रही थी। उसने उन तीनों को हम सब देते हुए बोला, वेरी गुड। उन तीनों से उसने 10-10 राउंड लगवाए। उसके बाद उसने फाइटिंग करना सिखाया। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप करना सीख रही थी वो। अंजलि और गागी को काजल पहले से ही काफ़ी कुछ जानती थी। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के वह लोग अपने अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती हैं। वह तीनों रेडी होकर नीचे आती हैं। अंजलि की दादी नीचे बैठी और सरिता जी से बातें कर रही। सरिता जी को बहुत अच्छा लगा कि अब उनसे भी कोई बातें करने के लिए है। वह तीनों हंसी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करती हैं और ऑफिस की तरफ निकल जाती है। गागी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। आखिरकार उसे कबीर को जो इधर ऑफिस में कबीर भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र बार बार अपनी घड़ी पर जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये घड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। चैप्टर 42, दादी माँ का कॉन्फिडेंस। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ऐसे चक्कर क्यों काट रहा है। कहीं इसके सर में खुजली तो नहीं हो रही या फिर जूतों नहीं हो गए। उसके दिमाग में अजीब गरीब ख्याल चल रहे थे। अगर उसके ख्याल कबीर ने पढ़ लिए होते तो वो उसके सर पर ही मारत था। इतना गंदा सोचने के लिए कबीर को ज़्यादा इंतजार ना करवाते हुए गागी की एंट्री होती है। आज उसे गागी स्लो मोशन में दिखाई दे रही थी आते हुए अपनी तरफ। उसे इस वक्त गागी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके आसपास भी कोई है। कबीर अपनी आंखें फाड़े गागी को ही देख रहा था। वही विक्रम अपनी बेबी गर्ल को देख रहे थे। जिस तरह से वह चल रही थी वह अच्छे अच्छे मॉडल को भी फुल कर दे। इतना ग्रेस था रोशनी की चाल में। आज रोशनी की नज़र भी विक्रम के ऊपर चली गई। ब्लैक बिजनेस सूट में वह एकदम कामदेव की तरह लग रहा था। अपने सुबह वाले सपने की वजह से आज रोशनी की नज़रें भी बार बार विक्रम को ही देख रही थी। आज रोशनी की नज़रों में विक्रम के लिए कुछ अलग ही इमोशंस थे। विक्रम के पास पहुंचकर रोशनी विक्रम को ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? आई एम गुड और सेम टू यू। वह दोनों अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ काजल, गागी, विशाल कभी रह गए थे। विशाल और काजल दोनों एक दूसरे को अनमने ढंग से विश करते हैं। विशाल ने कबीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर देता तो उसके पीछे पड़ जाता। जब से काजल आई है तब से उसका ध्यान सिर्फ उसके ऊपर ही ज़्यादा रहता है। पता नहीं क्यों लेकिन विशाल को काजल को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे वह कोई जंग जीत रहा हो। आज काजल ने ज़्यादा उससे बात नहीं की थी। इधर विशाल के जवान में खुजली हो रही थी कि काजल उससे कुछ बोले और वह उसको चढ़ाए, लेकिन काजल तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अपना काम करते हुए विशाल बोलता है, अरे ओ छिपकली की नानी, आज क्या हो गया, बड़ी शांत लग रही हो, मुझसे डर गई क्या? उसकी बात सुनते ही काजल भड़क उठी, तुम होते कौन हो जो मैं तुमसे डरूंगी? मैं अपने आप से भी ना डरूं, तुम कौन होते हो? और फिर अपने मन में बोलती है, डर लगता है ना एक शैतान से जो कोई और नहीं मेरी जानू है। क्योंकि काजल ने रोशनी का भयानक से भयानक रूप देखा है जो अब तक गागी ने भी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर विशाल बोलता है, तो फिर तुम इतनी चुप क्यों हो? श्री विशाल, मुझे काम भी करना है बातों के अलावा। उसकी बात सुनकर विशाल का मुंह बन गया और फिर अपने मन में बोला, खड़ूस छिपकली की नानी, और अपने लैपटॉप में ईमेल चेक करने लगा। गागी और कबीर के केबिन में। कबीर जल्दी से गागी को केबिन के अंदर ले गया और उसने अपने केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया
और गागी को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी तुम बहुत लेट हो। मेरी जान निकली जा रही थी यहाँ पर इंतजार करते करते। मैं लेट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टाइम पर हूँ। और यह क्या आप सुबह सुबह मनुष्य बातें बोल रहे हो? कल मैंने बोला तो कितना गुस्सा किया था, अब मैं गुस्सा करूँ क्या? गाड़ी की बात सुनकर कबीर अपने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी सॉरी बेबी। और फिर उसके माथे पर किस कर लेता है और बोलता है, मैंने सारी रात तुम्हें बहुत मिस किया। मैं बस अब जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर गागी बोलती है, कबीर मैं अभी शादी नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी माँ और अपने भाई के लिए ठीक से कमा ना लूँ। मैं सबसे पहले उन दोनों को सेटल करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर कभी थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी वह समझता है कि गागी अपनी जगह पर सही है। उसे एक बेटी होने का भी फर्ज निभाना है। और यह सोचकर वह अपनी उदासी भूल जाता है। इस वक्त वह उसकी बाहों में है तो वह कुछ और सोचा नहीं चाहता। कबीर गागी को अपनी बाहों में उठाते हुए अपनी डेस्क की तरफ जाता है और गागी को अपनी बाहों में लिए हुए ही रोलिंग चेयर पर बैठ जाता है। गागी उससे बोलती है, कबीर मुझे काम भी करना है, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अब आप प्लीज़ मुझे छोड़ो, काम करना है। और हाँ, मेरा एक रूल है, काम के टाइम पर नो रोमांस ओनली वर्क, समझे आप कबीर जी? उसकी बात सुनकर कबीर बोलता है, ठीक है, काम के टाइम पर सिर्फ काम ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ बोलना होगा। तुम मुझे कबीर जी मत बुलाया करो, मुझे बड़ा बूढ़ा टाइप का फील होता है। उसकी बात सुनकर गागी के होठों पर स्माइल आ जाती है और वह बोलती है, हाँ तो आप मुझसे बड़े हैं और यह बात बदल नहीं सकती कि आप मुझसे पूरे 7 साल बड़े हैं। गागी की बात सुनकर कबीर बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम इस बड़े और बूढ़े से ही प्यार करती हो। और इतना बोलकर कबीर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वह सुनो। गागी बोलती है, बताइए आपको क्या सुनना है? कबीर अपने लबों को उसके कानों के तरफ ले जाते हुए बोलता है और एकदम सेड्यूजिंग आवाज में बोलता है, कॉल मी हब्बी बेबी। कबीर की सांस अपने कानों पर महसूस करते हुए गागी को गूज़बम्प्स आने लगते हैं। इस वक्त उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कबीर की गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। गागी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हब्बी, और जल्दी से उठकर अपनी डेस्क पर भाग गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। इधर कबीर जो बेचारा सुनने के मूड में था, उसे इस तरह से सुनने को मिला। फिर भी उसने छोड़ कि बाद में सुन लूँगा, और वह भी अपने किसी अदर प्रोजेक्ट के टेंडर देखने लगा। दूसरी तरफ कपूर विला में, माँ जी आप क्यों जा रहे हो उन लोगों के पास जब आपको पता है कि पिछली बार आपकी बहस हो गई थी उन लोगों के साथ और आप एक चैलेंज भी कर आई थी? अरे उसी की वजह से तो जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वह समझे कि मैंने हार मान ली है। मैं क्यों अपना सर नीचे करूँ, मैं सर उठाकर जाऊंगी, देखती हूँ किसकी हिम्मत है कुछ बोलने की। और आज मैं जिंदल मैंशन जा रही हूँ, वहीं पर हम लोगों ने गेट टुगेदर रखा है। आज मालती का बेटा भी आ रहा है और पोता भी घर पर ही है, मैं भी उन दोनों से मिल लूँगी। वैसे भी कई साल हो गए मुझे ऋषि को देखे बिना। पहले तो कितना आया करता था खेलने के लिए, कितने पक्के दोस्त थे विक्रम और ऋषि, लेकिन पता नहीं 15 सालों से तो वह बिल्कुल भी घर में कदम नहीं रखता। न जाने क्या विवाद हो गया दोनों के बदरमियाँ। माँ जी अब उन दोनों के बारे में मत सोचिए, उन दोनों का मैटर है, अपना खुद ही संभालेंगे। वह दोनों कोई बच्चे नहीं रहे, 32 साल के हो गए हैं, बुढ़ापा शुरू हो गया उनका। माँ मुझे तो कभी कभी सपने आते हैं कि यह खड़ूस कभी शादी करेगा भी या नहीं, मैं अपनी बहू को देखे बिना मर जाऊंगी और आप अपने परपोती और परपोते के बिना मर जाओगी। कुसुम जी की बात सुनकर चंद्रिका जी उन्हें डांटे हुए बोलती है, तेरा पता नहीं, लेकिन मैं अभी नहीं करने वाली। और तुम देखना, मैं अपनी पोता बहू देखूंगी और अपने परपोता और परपोती भी खिलाऊंगी। अपनी सासू माँ का इतना कॉन्फिडेंस देखकर कुसुम जी अपनी आंखें रोल करती हैं। और एक बात बताओ, तुम मेरे पोते को खड़ूस खड़ूस क्यों बोलती रहती हो, वह तुम्हारा बेटा है। तभी कुसुम जी बोलते हैं, माँ कि मुझे पता है वह मेरा बेटा है, तभी तो मुझे पता है कि वह खड़ूस है। मेरे ससुर जी ऐसे नहीं है, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरे देवर भी ऐसे नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से बच्चे इतने खड़ूस पैदा हो गए। मैं भी खड़ूस नहीं हूँ।
उनका रोना ना देखकर चंद्रिका जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी वहां पर मीना जी, पूनम, प्रीति तीनों आ गए और पूनम बोलती है, मम्मी जी आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? दादी माँ बीच में बोलते हैं, कुछ नहीं हो गया, मेरे पोते की बुराई करके रो रही है। प्रीति बोलती है, दादी कौन सी बुराई कर दी माँ जी ने? यही कि इसके तीनों बच्चे खड़ूस हैं। दादी की बात सुनकर प्रीति और पूनम दोनों एक साथ बोली, तो हमारी माँ जी ने चीखी तो बोला है। अपनी दोनों बहू को अपनी साइड देखकर कुसुम जी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। मीना जी तो उन सबको देखकर बस मुस्कुरा रही थी। मीना जी अपने इतने खुशहाल परिवार को देखकर हमेशा भगवान को शुक्रिया करती हैं, क्योंकि जितने दुख उन्होंने बचपन में सहे थे उससे कहीं ज्यादा सुख उन्हें अपनी शादी के बाद मिला था, और ये परिवार उनके लिए किसी स्वर्ग से काम नहीं था। कुसुम जी के रूप में उन्हें एक बड़ी बहन मिल गई, चंद्रिका जी के रूप में एक माँ मिल गई, उन्हें एक देवता जैसा पति मिल गया, बड़े भाई जैसा जेठ मिल गया, एक पिता जैसी रोशन लाल कपूर मिल गए, जोर से अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानते हैं, और घर में फुलवारी जैसे बच्चे मिल गए, जिनसे ये घर महकता है। दादी माँ अपनी ऊंची आवाज में बोलती है, तुम सबका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो जा रही हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर मीना जी अपनी यादों से बाहर आती हैं और पूछती है, माँ जी आप कहाँ जा रहे हो? अरे बहू मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, तो मैं रात तक ही आ पाऊंगी और मैं डिनर करके ही आऊंगी, तो मेरे लिए खाना मत बनाना, और आज तुम लोग खाना मत बनाओ, नौकरों से कह दो वह बना लेंगे, सारा दिन किचन में लगी रहती हो। इतने सारे नौकर मैंने फालतू में नहीं लगा रखे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। और फिर बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। कुसुम जी और मीना जी एक साथ बोलती है, माँ जी हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, बस जताती नहीं है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर पूनम और प्रीति पूछती हैं, माँ जी क्या हुआ, आप किस बात का हंस रहे हो, हमें भी बताओ ना, कौन सा चुटकुला याद आ गया? वो उन दोनों को देखकर और उनके सर पर हाथ रखते हुए वहां से चली जाती हैं। प्रीति और पूनम को तो समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वह दोनों भी कंधा उचकाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में विवान एक गाना रिकॉर्ड कर रहा था। 1 महीने बाद उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। विवान एक बहुत ही मेहनती लड़का है। उसने कभी भी अपने खानदानी बिजनेस की तरफ नहीं देखा, जो उसे पसंद था उसने वही किया, और इसमें उसका साथ उसके दोनों भाइयों ने दिया। तीनों भाई काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। तभी वहां पर एक लड़की क्लैंप करते हुए बोलती है, वह विवान तुम सच में सुपर डुपर हो। उसकी बात सुनकर विवरण स्माइल करता है और थैंक्स बोलता है। जो उस रिकॉर्डिंग को कर रहे थे और भी लोग वहां पर थे, उन सब ने भी विवान को कांग्रेचुलेशंस कहा। सच में विवान, ये गाना सच में बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है। वह लड़की भी उसके गले लगाते हुए उसे विश करती है। तभी उन दोनों की कोई फोटो खींच लेता है। विवान जल्दी से उस लड़की को अपने से दूर करता है और उसे थैंक्स बोलता है। उसके बाद वह वहां से निकालकर अपने घर की तरफ चला जाता है, इस बात से अनजान कि उसकी और पूनम की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। चैप्टर 43 जोरू के गुलाम कहीं के। विवान के स्टूडियो से जाने के बाद वह लड़की उस इंसान को अपनी तरफ बुलाती है जिसने विवान और उस लड़की का फोटो खींचा था, और बोलती है, दिखाओ मुझे फोटो। वह आदमी जो कैमरामैन था, वह उस लड़की को फोटोज दिखता है। उन फोटोज को देखकर वह लड़की सेटिस्फैक्शन के साथ बोलती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उस फोटो में सिर्फ वो लड़की और विवान थे और कोई भी नहीं था। वह लड़की उस फोटो को देखते हुए बोलती है, विवान भले ही तुम मेरे पास ना आओ, लेकिन तुम्हारी बीवी तो तुमसे दूर जा सकती है, और तुमसे तुम्हारी बीवी को दूर करने का यह मेरा पहला कदम है, और बस कुछ दिनों बाद तुम मेरे होंगे। और वह उस स्टूडियो से चली जाती है। वही दादी माँ के जाने के बाद घर की किसी भी बहू के पास काम नहीं था। तभी पूनम एक आइडिया देती है, मम्मी जी क्यों ना हम लोग लूडो खेले, हम 4 लोग हैं, मुझे बहुत बोर फील हो रहा है। पूनम की बात सुनकर के प्रीति, मीना जी, कुसुम जी मान जाती हैं, और वह सब लोग पूनम के कमरे में लूडो लेकर बैठ जाते हैं। सबसे पहली चाल आती है प्रीति की।
प्रीति ने जब गोटा डाला तो उसमें 2 आया, इसी तरह से किसी की भी गोटी नहीं खुली। दूसरे राउंड में कुसुम जी की गोटी खुल गई और धीरे धीरे उनका खेल शुरू हुआ। कभी पूनम किसी की गोटी काटती तो कभी कुसुम जी काटती है, पूनम मीना जी की गोटी काटती तो कभी प्रीति काटती। धीरे धीरे उनका खेल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इस वक्त पूनम हार रही थी। इस बात से अनजान कि कोई गेट पर खड़ा होकर उन चारों को काफ़ी देर से देख रहा है। विवान धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास खड़ा हो जाता है और उनके गेम को देखने लगता है। मीना जी जीत रही थी और पूनम हार रही थी। उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। विवान की नज़र जब पूनम पर गई तो वह उसे ऐसे देखा नहीं पाया और बीच में ही उसकी गोटियां चलने लगा। उन चारों ने देखा कि विवान पूनम की गोटी आगे बढ़ा रहा है। तो कुसुम जी बोलती है, तुम इस तरह से बीच गेम में नहीं खेल सकते। दीवान अपनी माँ की बात को काटते हुए बोलता है, हाँ तो मैं पूनम की जगह खेल तो रहा हूँ। कुसुम जी फिर से कुछ बोलती है, क्या उसने तुम्हें खेलने के लिए बोला जो तुम बीच में टपक पड़े? अब हटो यहाँ से, हमें हमारा गेम खेलने दो। पूनम जल्दी से हट गई। विवान उसकी जगह पर बैठ गया। कुसुम जी गुस्से में तेज आवाज में बोलते हैं, जोरू के गुलाम कहीं के, लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। विवान अपनी माँ को चिढ़ाते हुए बोलता है, वह तो वक्त ही बताएगा माँ कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लूडो का गेम नहीं है बल्कि जंग का मैदान है जो दोनों माँ और बेटे एक दूसरे से जीतना चाहते थे। धीरे धीरे वक्त बिता और विनर अनाउंस हुआ। द विनर इज कुसुम जी। कुसुम जी अपनी आंखें रोल करते हुए विवान की तरफ देखकर बोलते हैं, माँ से तो तुम नहीं जीत सकते बच्चे। विवाह ने हल्के से मुस्कुराते हुए और अपनी माँ के गालों पर प्यार से किस करते हुए कहा, और आपसे जितना भी कौन चाहता है। कुसुम जी उसकी तरफ देखकर बोलती है, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जोरू का गुलाम कहीं का। कुसुम जी की बात सुनकर पीछे खड़ी तीनों लेडीज मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद प्रीति, विवान की माँ और विवान की चाची उस रूम से चली जाते हैं। विवान जाकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है और मुड़कर पूनम को देखा है। पूनम विवान को देखकर बोलते हैं, आप आ गए और आपका गाना शूट हो गया। कैसा रहा आपका गन शूट करना? विवान उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, बहुत अच्छा। 1 महीने बाद मेरा कॉन्सर्ट है, मुझे बस उसकी तैयारी करनी है। पूनम बोलती है, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? विवान उसकी तरफ देखकर बोलता है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने पूरे 1 महीने से खाना नहीं खाया। पूनम उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी करती है और बोलती है, 1 महीने से खाना नहीं खाया? आपको देखकर तो मुझे नहीं लगता इस तरह का मजाक भी कोई मजाक करने लायक है, और इस पर विश्वास कौन करेगा? विवान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 1 महीने से खाना कहाँ खाया है। कल रात को ही तो मैं 1 महीने बाद आया हूँ। फिर उसके बाद सुबह होते यहाँ से गाना शूट करने चला गया। मुझे तो खाना खाने का वक्त ही नहीं मिला, और वहाँ मैं खाना कैसे खाता, वहाँ तो तुम थी ही नहीं। पूनम उसकी बात को समझते हुए बोलती है। पूनम उसकी बातों को समझते ही आंखें बड़ी बड़ी करते हुए विवान से बोलती है, तुम गुंडे कहीं के, मुझसे डबल मीनिंग बातें कैसे कर सकते हो? उसका ऐसा रिएक्शन देखकर विवान को बहुत तेज हंसी आती है और वह उसके पास जाते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, यस डार्लिंग, मैं गुंडा भी तुम्हारे लिए हूँ। वैसे तो मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे अंदर से यह सारी बातें अपने आप निकलती है। तो इसकी जिम्मेदार तुम हो और मुझे गुंडा बनने वाली भी तुम हो। पूनम उसके ऊपर उंगली उठाते हुए बोलती है। विवान तुम इसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि विवान ने अपने होंठ उसके होठों से जोड़ दिए थे और पूनम की सारी बातें वही बंद हो गई। विवान किस करते हुए ही पूनम को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया। इस बीच उसने अपनी किसी को ब्रेक नहीं होने दिया। अब तक जो पूनम उसे सुना रही थी वह भी उसकी किस में खोती जा रही थी। धीरे धीरे वह भी उसका साथ देने लगती है। आखिरकार 1 महीने बाद दोनों एक दूसरे के इतना करीब आए थे। दोनों ही इस फीलिंग को जीना चाहते थे, और थोड़ी देर बाद उन दोनों के मोहन मिलन की आवाज़ उसे रूम में सुनाई देती हैं।
दूसरी तरफ जिंदल मैंशन में एक हैंडसम सा मिडिल एज आदमी जिंदल मैंशन के में गेट पर खड़ा था, और वह स्टाइल से चलते हुए जिंदल मैंशन में आता है। इस वक्त जिंदल मैंशन में मालती देवी की सारी दोस्त थी, चंद्रिका दादी भी वहां मौजूद थी। रमन जी ने आते ही सबको नमस्ते किया। उन सभी बुई औरतों ने रमन जी को आशीर्वाद दिया। जीते रहो बेटा। रमन जी चंद्रिका जी को गले लगाते हुए बोलते हैं और बताए, माँ जी आप कैसी हैं? और आपका वह बेटा कहाँ है? काफ़ी दिनों से मिला नहीं है। बेटा वह बिजी अपने किसी काम में। रमन जी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले गए। उसके बाद अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। इधर नीचे सारी दादियों की बैठक लगी हुई थी। उसमें सब लोग कोई अपने पोती के बारे में बता रही थी, कोई अपने पोते के बारे में बता रही थी, कोई पर पोती के बारे में बता रही थी। सब आपस में गपशप कर रहे थे। कोई अपनी बहू की बुराई कर रही थी, यानी कि कुछ ना कुछ अपने बारे में बात ही रहे थे। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बिता और वहां पर अब सिर्फ 3 सहेलियां रह गई थी, बाकी सब चली गई थी। चंद्रिका जी बैठक में फिर भी उदास रही सारा दिन, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह सब लोग उन्हें सुनने के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था गॉसिप करने के लिए। बेचारी दादी माँ। अपना काम खत्म करने के बाद रमन जी नीचे आ गए। इस वक्त डिनर का टाइम हो गया था। नीचे आते ही वह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तीनों सहेलियां भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। तभी रमन जी की माँ पूछती हैं, बेटा तुम लंदन क्यों गए थे? माँ मैं आपको बताया था ना कि मेरा दोस्त मुकेश शर्मा यहाँ से शिफ्ट होकर लंदन चला गया था ना, तो बीच बीच में उससे मिलने चला जाता हूँ, और इस बार उसने मुझे बुलाया था। वह चाहता है कि मैं उसकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूं। कुछ देर बाद ऋषि भी वहां पर आ जाता है, तो रमन जी अपनी बात आगे रहते हुए रुक जाते हैं। दादी माँ प्यार से पूछता, आ गया मेरा बच्चा, चल जल्दी से जाओ फ्रेश होकर फिर हम सब लोग साथ में डिनर करेंगे। अपनी दादी माँ की बात मानते हुए ऋषि अपने रूम में आकर फ्रेश होने चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद डाइनिंग हॉल में सब लोगों के आपस में बातें करने की आवाज़ में आ रही थी। इस वक्त जो मैंशन हमेशा खाली खाली सा लगता था, ऐसा लग रहा था जैसे आज भरा हुआ है। मालती देवी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर ज़्यादातर खाली पर ही महसूस होता था। ना तो उनकी बहू थी, ना पोता बहू थी, और ना पर पोती ना पर पोते थे। मालती देवी को हमेशा ये खालीपन सा महसूस होता था। उनकी इच्छा थी कि ऋषि शादी कर ले और एक बहू घर में आ जाए जो इस घर को संभाले, इस खानदान का वंश आगे बढ़ाएं। उन्होंने बहुत कोशिश की थी ऋषि की शादी करवाने की। अब तक तो वो हजारों लड़कियां दिखा चुकी थी ऋषि को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने किसी न किसी तरह से उन लड़कियों को भगा दिया। चंद्रिका जी पूछती हैं, लड़का देखने के लिए बुलाया था? तभी रमन जी वापस अपनी बातों पर आते हुए बोलते हैं, हाँ माँ जी, उनकी एक बेटी है, बहुत ही खूबसूरत है। वह चाहता है कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखूं उसकी बेटी के लिए। वैसे तो मैं हमेशा से चाहता था कि वह मेरे घर की बहू बने, लेकिन वह हमारे ऋषि से काफ़ी छोटी है। उसकी बात सुनकर चंद्रिका जी बोलती हैं, छोटी है? इतनी कितनी छोटी है? 5 साल छोटी होगी, और 5 साल का गैप चल जाता है। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से अपने बेटे की शादी करवा दो, वरना ये भी मेरे विक्रम की तरह। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन बाकी सब समझ गए। माँ की वह पूरी 11 साल छोटी है ऋषि से। उनकी बात सुनकर सब लोगों उनकी तरफ देखने लगे। चंद्रिका जी बोली, 11 साल तो बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी शादी ऋषि से हुई तो वह तो बच्ची लगेगी ऋषि के सामने। ऋषि चुपचाप उन सब की बातें सुन रहा था, उसने उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। मालती देवी बोलते हैं, मैं तो उससे कितने दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन मिल ही नहीं पाती थी। जब मन करता कि उसे मिलूं तो ये लोग मुझे कभी नहीं ले जाते, और अब तो वह इतनी दूर लंदन चली गई। चंद्रिका जी बोलती है, वैसे उसकी कोई फ़ोटो है कि नहीं? रमन जी बोलते हैं, हाँ मेरे पास उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ है। और रमन जी ने अपने फ़ोन में रोशनी की फ़ोटो खोलकर उन तीनों को दिखा दी। जब उन तीनों ने रोशनी की फ़ोटो देखी तो उन सब की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तीनों एक साथ बोली, हाँ ये कितनी खूबसूरत है, एकदम परी की तरह। तभी चंद्रिका जी एक साइड होते हुए बोली, यह मेरे विक्रम के साथ कितनी अच्छी लगेगी।
मालती देवी बोली, नहीं, यह मेरे ऋषि के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। उन दोनों में बहस छिड़ गई रोशनी के लिए। उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर रमन जी बोले। ऋषि की नज़रें उन दोनों की तरफ थी कि कैसे वह तीनों एक लड़की के लिए एक दूसरे बहस कर रही है। ऋषि ने अब तक रोशनी की फ़ोटो नहीं देखी थी, क्योंकि ऋषि तो अपनी लिटिल गर्ल से शादी करना चाहता था। चंद्रिका जी ने मालती देवी के हाथों से फ़ोन छीन लिया रमन जी का, और वह रोशनी के फ़ोटो को प्यार से देखते हुए बोली, मुझे तो यही अपने पोते बहू के लिए चाहिए। अब तो यही मेरे विक्रम की दुल्हन बनेगी। चंद्रिका जी ने जल्दी से रोशनी की फ़ोटो अपने फ़ोन में सेंड कर दी, और रमन जी का फ़ोन उन्हें वापस कर दिया और खुशी खुशी अपना खाना खाने लगी। रमन जी ने अपना फ़ोन ऋषि की तरफ बढ़ते हुए कहा, एक बार तुम देख लो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। ऋषि ने बिना उनके फ़ोन में देखे हुए उनका फ़ोन वापस करते हुए बोला, डैड, मैंने अपने लिए लड़की पहले ही देख ली है, और मैं उसी से शादी करूँगा। उसकी बात सुनकर मालती देवी की आंख में चमक आ गई। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी किससे हो रही है, बस वह इतना चाहती थी कि उनके घर में एक लक्ष्मी आ जाए और इस बंजर घर को घर बना दे। इस घर में बच्चों की किलकारी गंजे। बस यही सपना रह गया था उनका। चंद्रिका जी के मन में अलग ही सपने उमड़ रहे थे। अब तो बस उन्हें किसी भी तरह से विक्रम को इस लड़की से शादी करने के लिए मानना था। रमन की रोशनी के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताना सबको भूल गए। वह ये भूल गए कि रोशनी एक सिंगल मदर है। जब रमन जी ने ऋषि की बात सुनी तो उन्होंने बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाई और अपना फ़ोन ले लिया। वह अपने बेटे को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते थे। रमन जी ऋषि की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली। उनकी बात सुनकर ऋषि भी मुस्कुरा देता है, और इसी तरह से उनका हंसी खुशी डिनर होता है। दूसरी तरफ लंदन में प्रिया जल्दी जल्दी से परी को रेडी कर रही थी। दूसरी तरफ राज भी जल्दी से तैयार हो रहा था, क्योंकि आज उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वह बस तैयार होकर निकलने ही वाला था। वह तीनों जल्दी से रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। रेहान, आरव, मुकेश जी और प्रेमा जी सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहले से ही बैठे हुए थे। वह बस उन तीनों का इंतजार कर रहे थे। राज ने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आकर के नाश्ता किया और परी के माथे को चूमकर वहां से निकल गया। आरव, रेहान, परी भी निकल गए। आधा घंटे बाद प्रिया भी अपने बुटीक के लिए निकल गई। आरव, रेहान का स्कूल, रेहान के नाना नानी उन तीनों को छोड़ने आए थे। वह दोनों बच्चों को छोड़कर वहां से चले गए। तीनों रेहान ने परी को किंडरगार्टन में छोड़ दिया था, और वह वापस आकर गेट पर खड़ा हो गया और लियो का इंतजार करने लगा। स्कूल को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया था, लेकिन लो अभी तक नहीं आया था। हार मानकर रेहान भी क्लास में चला गया। दूसरी तरफ लो के घर। चैप्टर 44। राज ने दिया धोखा प्रिया को। लियो जब गहरी नींद में सो रहा था तो उसके ऊपर एक बाल्टी पानी आकर गिरा। पानी गिरते ही लियो हड़बड़ाहट में उठ गया। जब लियो ने देखा कि उसके सामने उसकी सौतेली माँ खड़ी है तो थोड़ा डर गया और चुपचाप से खड़ा हो गया। उसके उठते ही उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोली, तूने क्या इसे अपने बाप का घर समझ रखा है, जो आराम से सो रहा था। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर लियो की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सौतेली माँ ने फिर से पूछा, मैंने कुछ पूछा है, बताओ। लियो उसे सॉरी बोला और कहा, सॉरी मैडम, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जाओ जाकर खाना बनाओ। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया बड़बड़ाते हुए वह स्टोर रूम से चली गई। लियो इस वक्त ठंड से कहाँ पर रहा था। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और किचन की तरफ चला गया। उसने अपनी सौतेली माँ के लिए खाना बनाया। खाना डाइनिंग टेबल पर रखा और एक साइड में खड़ा हो गया, जैसे वह उस औरत का नौकर हो। वह औरत तैयार होकर आए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। उसने लियो की तरफ देखा और एक प्लेट में 2 ब्रेड रखकर लियो की तरफ बढ़ा दी। ब्रेड को देखकर लियो को अपने अंदर एक घुटन सी महसूस हुई, लेकिन उसने कल से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने वह ब्रेड ले ली और वहीं जमीन पर बैठकर खाने लगा। जब उस औरत का नाश्ता हो गया तो उसने बोला, जाओ अपने स्कूल के लिए, मैं सारा दिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती।
उसकी बात सुनकर लियो जल्दी से वहां से तैयार होने चला गया और निकल गया अपने स्कूल के लिए पैदल ही। लियो को जाते हुए देखकर वह औरत बोलती है, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी माँ की करनी तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगा दिया और बोली, हनी तुम जल्दी से आ जाओ, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से वह आदमी बोला, बेबी तुम चिंता मत करो, बस आधा घंटे में पहुंच रहा हूं। उसके बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायत है दूर कर दूंगा। लियो जल्दी जल्दी कभी दौड़ रहा तो कभी धीरे चल रहा, कभी दौड़ रहा कभी धीरे चल रहा थे। जैसे तैसे करके बेचारा लियो स्कूल पहुंचा, लेकिन उसे आने में 1 घंटा लेट हो गया था। वह इस वक्त हॉन्फ रहा था। जब वह क्लास में पहुंचा तो उसकी टीचर ने उसे पर बहुत गुस्सा किया और उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। रेहान और अरब भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लियो 1 घंटे लेट आया था और स्कूल के हिसाब से उसे पनिशमेंट मिली थी। लंच का टाइम आरो, रेहान, लियो तीनों ही बैक पार्क में बैठे थे। आरव लगातार लियो को घूर रहा था। आरव पूछता है, तुम इतनी लेट क्यों आए? लियो ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। रेहान लगातार अरब को गौर से देख रहा था। रेहान बोलता है, अगर कोई बात है तो तुम हमें बता सकते हो, हम दोस्त हैं, हम भाई जैसे हैं। रेहान की बात सुनकर एक पल के लिए लियो का मन किया कि वह रेहान को सब कुछ बता दे, लेकिन अगले ही पल वह सोचता है कि अगर रेहान और आरव को पता चल गया कि मैं कितना कमज़ोर हूं तो क्या वह मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस पूरी दुनिया में यही दोनों तो है जो मुझे थोड़ा बहुत सुकून देते हैं, जिनके साथ मैं सुरक्षित फील करता हूं। लियो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलता है, सॉरी आरव, रेहान वो किया है ना, रात को मैं एक मूवी देख रहा था इसलिए मैं बहुत लेट सोया था तो सुबह में जल्दी उठ नहीं पाया। उसकी बात सुनकर आरव ने तो विश्वास कर लिया, लेकिन रेहान की नज़रें अभी भी लियो की तरफ थी। रेहान को कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि कुछ तो है जो लियो हमसे छुपा रहा है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। रेहान चाहता था कि लियो खुद उसे बताए सब कुछ। शाम के 5 बजे प्रिया का बुटीक, 5 बजे बज गए हैं। घर जाऊं मैं या फिर राज को सरप्राइज देने ऑफिस जाओ? आज मैं राज को सरप्राइज देने उसके ऑफिस जाती हूं और फिर राज के साथ ही घर चली जाऊंगी। ये ठीक रहेगा। प्रिया अपना बैग उठाती है और अपने ड्राइवर से कहकर आरआरए कॉरपोरेशन की तरफ निकल जाती है। खुशी खुशी प्रिया राज को सरप्राइज देने जा रही थी। प्रिया की कार आरआरए कॉरपोरेशन के बाहर रुकती है। इस वक्त प्रिया ने वाइट टॉप विद ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। प्रिया रिसेप्शनिस्ट से कहकर राज के केबिन की तरफ निकल जाती है। कई सारे लोगों की नज़रें इस वक्त प्रिया के ऊपर थी। प्रिया लिफ्ट से होते हुए राज के केबिन की तरफ जाती है। प्रिया बिना नॉक किए ही दरवाज़ा खोल देती है और सामने का नज़ारा देखकर वह सॉफ्ट हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का था। राज सोफे पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक लड़की लेटी हुई थी। राज की नज़र जब दरवाजे पर गई और उसने प्रिया को वहां खड़ा होते हुए देखा तो वह खुश हो गया। उसने जल्दी से उस लड़की को अपने से अलग किया। उस लड़की ने ऐसे शर्माने का नाटक किया जैसे कि अभी उसके और राज के बीच बहुत कुछ हुआ हो। राज जल्दी से उठकर प्रिया की तरफ जाने लगा। राज अपना हाथ बढ़ाकर प्रिया को गले लगाना चाहता था, लेकिन प्रिया ने अपना हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया और अपनी आंसू भरी आंखों से राज की तरफ देखकर बोलती है, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम्हें ये सब कुछ करते हुए कभी नहीं देख पाती कि मेरा पति मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहा है। प्रिया की बात सुनकर राज कंफ्यूज हो गया। प्रिया, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? और मैंने तुम्हें भला धोखा कब दिया और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता हूँ? राज को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि प्रिया उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। प्रिया राज को इतना बेपरवाह देखकर हैरान रह गई। राज, तुम मेरे सामने इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? मैंने अपनी आंखों के सामने उस लड़की को तुम्हारे ऊपर लेटे हुए देखा। राज उसकी आंखों में देखकर बोलता है, प्रिया, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। राज प्रिया को बताता है। कुछ देर पहले राज यहाँ से कुछ देर में जाने के लिए तैयारी ही कर रहा था।
तभी वहां पर फाइल लेकर एक लड़की आती है और बोलती है, सर यह फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस पर साइन करने हैं। उसकी बात सुनकर राज ने उसे उसकी फाइल ले ली और वह सोफे पर बैठकर पढ़ने लगा। वह लड़की की भी उसके सामने ही खड़ी थी। राज ने 10 मिनट में वह फाइल पढ़ी और उसे पर सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करके राज ने वह फाइल उस लड़की को दे दी और बोला, अब तुम जा सकती हो। उस लड़की ने फाइल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपना एक कदम भी, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया उसकी हील की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया और वह राज के ऊपर गिर गई। राज उसे अपने आप से दूर करता कि उससे पहले ही प्रिया ने दरवाज़ा खोल दिया और यह सब देखकर प्रिया को लगा कि राज उसे धोखा दे रहा है। राज की सारी बातें सुनने के बाद प्रिया ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। राज ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, अब तुम यहाँ क्या खड़ी हो जाओ। उसने अपना गुस्सा उस लड़की पर उतरते हुए कहा। वह लड़की वहां से सॉरी कहते हुए भाग गई और बाहर आकर खुद से बोली, सारा प्लान खराब हो गया। मैं तो सोच रही थी कि आज मैं सर को सेड्यूस करके ही रहूंगी, लेकिन सारा प्लान धरा का धरा रह गया। वहीं केविन के अंदर राज ने अपना सारा सामान समेटा और प्रिया को लेकर बाहर चला गया। अब वह लोग अपनी कार में बैठ गए। प्रिया राज से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। राज ने उसकी तरफ देखकर बोला, तुम अब क्यों मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इससे पहले कि मैं उस लड़की को दूर करता तुम आ गई। प्रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा अगर कोई लड़का आकर मेरे ऊपर गिरता तो आपको कैसा लगता। प्रिया की बात सुनकर राज को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोल, प्रिया तुम दोबारा से मत बोलना, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे आसपास किसी को भी। उसकी बात सुनकर प्रिया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तो फिर मेरा क्या, मैंने तो वो सब अपनी आंखों के सामने देखा है, मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी आप सोच सकते हैं। प्रिया की बात सुनकर राज ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आई एम सॉरी जान, आगे से मैं किसी भी लड़की को अपने आसपास खड़े नहीं होने दूंगा। आई एम सॉरी अगेन, यह मेरी लास्ट गलती है। राज ने प्यार से प्रिया के माथे को चूम लिया। प्रिया इस वक्त भी रो रही थी। उसको इस तरह रोते हुए देखकर राज को बहुत दुख हो रहा था। राज प्रिया के आंसू पोंछते हुए बोला, प्लीज़ जान मत रो, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तुम्हारी आंखों में आंसू। उसने गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया था। राज ने प्रिया को अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, अच्छा मुझे माफ़ करने के लिए क्या लोगी। राज की बात सुनकर प्रिया चुप हो जाती है और बोलती है, कल सारा दिन आप मेरे साथ रहोगे, कल की सारी बातें आप मेरी मनोगे। प्रिया की बात सुनकर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं अपनी जान की कल सारी बातें मानूंगा। अब खुश प्रिया सिसकते हुए बोलती है, हाँ बहुत खुश। उसको खुश देखकर राज को भी थोड़ी शांति मिलती है और वह आगे बढ़कर उसके होठों पर किस करने लग जाता है। वह बहुत प्यार से किस कर रहा था। दूसरी तरफ इंडिया में रात के 11 बजे कपूर विला चंद्रिका जी का रूम। चंद्रिका जी अपने पति को बताती हैं कि उन्होंने विक्रम के लिए लड़की ढूंढ ली है और अब वही लड़की उसके विक्रम की दुल्हन बनेगी। उन्होंने अपने फ़ोन पर जो फ़ोटो भेजा था उस फोटो को रोशन लाल जी को दिखाते हुए बोलते हैं, देखिए है ना एकदम नंबर 1, मेरे विक्रम के साथ इसकी जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। ये तो मुझे पहली नज़र में ही मेरे विक्रम के लिए भाग गई। तभी रोशन जी बोलते हैं, और अगर वह शादी के लिए नहीं माना तो तुम क्या करोगी। अगर नहीं मानेगा तो मैं इसकी शादी अपने व्योम से करवा दूंगी, लेकिन इस लड़की को मैं जान नहीं दूंगी। रोशन जी बोलते हैं, वैसे लड़की बहुत खूबसूरत है, मुझे भी पसंद आई। पहली बार मुझे तुम्हारी कोई चीज़ पसंद आई है, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा पूरा का पूरा। रोशन जी की बात सुनकर चंद्रिका जी गुस्सा करते हुए बोलती हैं, आपका क्या मतलब है कि पहली बार मैं हमेशा ही सही डिसीजन लेती हूँ। उनको गुस्सा करते हुए देखकर रोशन लाल जी उनका गुस्सा ठंडा करते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ तुम हमेशा सही डिसीजन लेती हो। उनकी बात सुनकर चंद्रकारी थोड़ी शांत हुई। चैप्टर 45 रोशनी की परेशानी। गागी और काजल का उसे समझाना। मीना जी और अजय जी के कमरे में इस वक्त दोनों एक दूसरे की बाहों में लेते हुए थे। तभी मीना जी बोलती है,
सुनिए जी, अब हमारे बच्चे व्योम और वीना भी शादी के लिए हो गए हैं, उनके लिए भी अब कोई लड़का और लड़की ढूंढने चाहिए। अब तो वह दोनों ग्रेजुएट्स भी हो गए हैं। अजय जी मीना से बोलते हैं। मीनू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उनके लिए भी हम अच्छा सा एक लड़का और एक लड़की ढूंढ लेंगे। चिंता ना करूं तो क्या करूं, मैं तो चाहती हूं बस अब जल्दी जल्दी उसकी शादी हो जानी चाहिए, वरना अगर वह विक्रम की तरह हो गया तो मैं क्या करूंगी। मीना जी की बात सुनकर अजय जी बोलते हैं, अरे मीनू तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो। और तुम विक्रम की भी चिंता मत करो, उसकी भी शादी हो जाएगी, अभी ऐसी उम्र नहीं निकल गई है शादी की। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं 18 साल की थी और आप 20 साल के थे, लेकिन अब देखो 32 साल के बच्चे हो गए। लेकिन विक्रम की तो अब तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही। वैसे मेरे मन में एक और ख्याल आता है जो मैं बोलना नहीं चाहती। आजकल आप जान रहे हो ना इस दुनिया में क्या से क्या हो रहा है। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि हमारा विक्रम कहीं वह तो नहीं है। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मीनू। अरे वही गे तो नहीं हमारा विक्रम। मीना जी की बात सुनकर अजय जी चौंक गए और बोले, ये क्या सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीनू तुम ये सब बकवास बातें सोचना बंद करो और सो जाओ। अजय जी की बात सुनकर मीना जी सो गई। दूसरी तरफ रोशनी का विला। रोशनी इस वक्त बाहर गार्डन में बैठी एक तक चांद को निहार रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त कई सारे ख्याल चल रहे थे। वह आधी लेटी हुई झूले पर झूल रही थी। वह अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पास काजल आती है। जानू तुम अभी तक सोई नहीं। कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, घर की याद आ रही है। रोशनी बोली, हाँ आ तो रही है। फिर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। अपनी बालकनी से गागी उन दोनों को देख रही थी। वह भी अपने रूम से नीचे आ जाती है और रोशनी के दूसरी साइड बैठ जाती है। रोशनी उन दोनों को अपने अगल बगल देखकर बोलती है, तुम लोग क्यों जाग रही हो, सो जाओ। काजल बोलती है, हमें भी नींद नहीं आ रही। तुम सच सच बताओ, तुम किसी गहरी सोच में हो क्या, तुम परेशान हो। गागी रोशनी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, रोशनी हम सिर्फ तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम हमें अपना सुख और दुख का साथी समझ लो। और मैं चाहती हूँ कि आज हम एक दूसरे से वादा करें कि हमारे दिल में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, हम एक दूसरे से साझा करेंगे। हम अपनी लाइफ की हर एक बात बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें जो तुम किसी से ना बता सको वह तुम हमें बता सको और हम तुम्हें बता सकें। पता है रोशनी, मेरी जिंदगी में अब तक कोई भी दोस्त नहीं था, बेरंग सी थी मेरी जिंदगी, बस घर से काम, काम से घर, यही था। लेकिन जब से तुम लोग मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ में 7 रंग आ गए हैं। मैं खुलकर जीने लगी हूँ अपनी लाइफ को। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई दुख हो और तुम अपने दुख को अंदर ही अंदर दबाती रहो। मैं चाहती हूँ तुम हम दोनों को बताओ। गागी रोशनी की आंखों में देखकर बोलती है, अब बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। हम जानते हैं तुम अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम बताओ। गागी की बात सुनकर रोशनी की आंखों में कुछ इमोशन आकर गुजर गए। रोशनी सोचती है कि शायद अपनी उलझन को इन दोनों को बता देना चाहिए ताकि मुझे थोड़ी मदद मिल सके। मैं रिश्तों के मामले में इतनी अच्छी नहीं हूँ। रोशनी ने अपनी बात कहना स्टार्ट किया। 6 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैं 1 महीने के लिए कोमा में रही। जब मैं उठी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं अपनी सारी मेमोरी खो चुकी थी। मुझे होश में आने के 15 दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी पापा भैया सब मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया क्योंकि मैं कर ही नहीं पाए। क्योंकि जब डॉक्टर से पता चला कि मैं जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ तो मैं 2 अजन्मे में बच्चों को मारना नहीं चाहती थी। मैं उन दोनों बच्चों से जुड़ चुकी थी। ये तो खुशी की बात है ना, तो तुम इतना परेशान क्यों हो फिर इस चीज़ के लिए। परेशानी की बात यह है कि मुझे पता नहीं है कि आरव और रेहान के पिता कौन है। रोशनी की बात सुनकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने ऐसी बहुत सारी अटकनें लगाई थी, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं पता था कि रोशनी को भी नहीं पता कि आरव और रेहान के पिता कौन है। उन दोनों को तो यही लगता था कि रोशनी का कोई बॉयफ्रेंड था और उसके बाद शायद उन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसलिए ही रोशनी किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती थी। लेकिन उन दोनों की सोच बिल्कुल गलत निकली। यहाँ तो खुद रोशनी को ही नहीं पता।
रोशनी की बात सुनकर उन दोनों के सर में दर्द होने लगा। इस वक्त वह दोनों रोशनी की मनोदशा समझ सकते थे। ये चीज़ किसी भी लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि उसके बच्चों के पिता के बारे में उसे नहीं पता। काजल बोलती है, तो क्या तुमने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? उसकी बात सुनकर रोशनी बोलती है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पास्ट को कुरे दूं जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। सच कहूं तो मुझे एक डर लगता है, क्योंकि दोनों के पिता कौन होंगे, कैसे होंगे, और क्या हो अगर उनके जीवन में कोई और हो, या फिर वह शादीशुदा हो, या फिर उनका एक परिवार हो, तो क्या करूंगी? इसलिए मैं हमेशा टालती रहती हूँ। मैंने आरव और रेहान से झूठ बोला हुआ है कि उनके पिता एक एजेंट है और वह हमसे नहीं मिल सकते क्योंकि वह अपने देश के लिए एक सीक्रेट मिशन पर गए हैं। लेकिन जब भी वह मुझसे पूछते हैं मुझे हर बार झूठ बोलना पड़ता है और यह चीज़ मेरे दिल को दुखती है। गागी बोलती है, मैं समझती हूँ हमारी लाइफ में एक पिता का होना कैसा होता है। ये चीज़ मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन समझ सकता है? रोशनी बोलती है, मैं हमेशा उनकी आंखों सिर्फ एक ही चीज़ देखती हूँ, उन्हें अपने पिता चाहिए। वह मुझसे बोलते नहीं है लेकिन उनकी आंखें बोलती हैं। वह हमेशा चाहते हैं कि उनके डैड होते तो उनके साथ कैसे रहते। उन दोनों की आंखों में हमेशा एक खालीपन दिखता है मुझे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और मैं उन दोनों को सौतेला पिता देना नहीं चाहती। गागी और काजल बड़े ध्यान से रोशनी की बातें सुन रही थी और वह समझ भी रही थी। गागी बोलती है, रोशनी हमारी लाइफ अकेले नहीं करती, हमें हमेशा एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है जो हमेशा हमारे साथ रहे। हमारे सुख में, हमारे दुख में तुम ऐसा लड़का ढूंढो जो तुम्हारे बच्चों को अपना बच्चा समझे। मैं जानती हूँ रोशनी, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर होता है और यह बात झूठलाई नहीं जा सकती। तुम्हारी उम्र ही क्या है रोशनी, अभी तुम सिर्फ 22 साल की हो, तुम हम दोनों से छोटी हो, तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हुई है और तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारे बच्चों को एक पिता की ज़रूरत है। तुम मेरी सलाह मानो, कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो सिर्फ तुम्हें चाहता हो और जो तुम्हारे बच्चों को अपना बच्चा समझे। जैसा कि तुमने मुझे बताया है आरव और रेहान ने अपने डैड को नहीं देखा, तो तुम जिससे भी इंट्रोड्यूस करवाओगी बच्चे उसी को अपना पिता मानेंगे। इतना कहकर गागी वहां से चली गई। इस वक्त वहां पर अब सिर्फ काजल और रोशनी ही बैठे हुए थे। जानू, गागी ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा, तुम खुद समझदार हो, आगे तुम जो भी करोगी सब सोच समझ कर करोगी। और एक और बात बताऊं, मैंने एक दिन आर और रेहान की बातें छुपाकर सुनी थी। तुम्हें पता है वह लोग क्या प्लानिंग बना रहे थे जब वह अपने पिता से मिलेंगे? जब भी वह अपने पिता से मिलेंगे सबसे पहले तो उनसे बहुत सारी शिकायत करेंगे, उनसे गुस्सा होंगे कि वह क्यों उनसे इतने दिनों तक मिलने नहीं आए। उसके बाद फिर हर जगह घूमने जाएंगे जहां वह अपने पिता के साथ घूमना चाहते हैं। वह अपने पिता के कंधों पर बैठना चाहते हैं। सच बताऊं तो उन बच्चों की उसकी दिन बातें सुनकर मुझे बहुत रोना आया था। कितने सपने सजाए बैठे हैं वह बच्चे। रोशनी, उन दोनों के मन में उम्मीद है कि उनके पिता अपना मिशन कंप्लीट करके आएंगे। वह दोनों बस इंतजार कर रहे हैं कि उनके डैड कब आए। उन दोनों की बात सुनकर रोशनी सोच में डूब गई। जैसे ही उसने सोचा कि उसके लिए लड़का देखना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि वह अपनी लाइफ में किसी को लाना नहीं चाहती थी लेकिन अपने बच्चों को एक पिता भी देना चाहती थी। जब रोशनी यह इमेजिन करने लगी कि उसके दोनों बच्चे अपने पिता के साथ खेलते हुए कैसे लगेंगे, तो अचानक उसके दिमाग में विक्रम का ख्याल आया। अनायास ही वह सोचने लगी कि विक्रम उसके बच्चों के साथ कितने अच्छे लगेंगे खेलते हुए। अपनी सोच को उसने जल्दी से दूर झटका और अपने आप से बोली, रोशनी रोशनी, ये तुम क्या सोच रही हो? दूसरी तरफ लंदन में रेहान और आरव ने अपना लंच बॉक्स खोला और खाने की खुशबू तीनों की नाक में चली गई। खुशबू को सुनते ही लियो के पेट में चूहे दौड़ने लगे, क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था और आज सुबह में भी उसे सिर्फ 2 ब्रेड सूखी मिली थी। इस वक्त वह सच में बहुत भूखा था, लेकिन वह आरव और रेहान से बोल भी नहीं सकता था कि उसे खाना खाना है। रेहान ने एक लंच बॉक्स लियो की तरफ बढ़ा दिया और बोला, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या?
रेहान की बात सुनते ही लियो ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया और वह भुक्कड़ों की तरह खाने लगा, जैसे उसे कितने दिनों से खाना ना मिला हो। लियो को इस तरह से खाना खाते हुए देखकर आरव को हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोला, हा 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 लियो, तुम इस तरह से जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो, आराम से खाओ वरना ठसा लग जाएगा। आरव की बात सुनकर लियो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया और वह फिर चुपचाप खाना खाने लगा। उस टिफ़िन में बहुत सारा खाना था। लियो ने सारा टिफ़िन खाली कर दिया और एक डकार ली। उसके बाद वह अपनी क्लास में चले गए। लियो के स्कूल में अच्छे दिन गुजारते थे, लेकिन जैसे ही घर जाने का टाइम आया लियो के अंदर फिर से डर पैदा हो गया। वह उस घर में नहीं जाना चाहता था। उसके मन में अपनी सौतेली माँ के लिए बहुत ज़्यादा डर था, जिसे वह चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह किसी से कुछ कह भी नहीं रहा था। आज भी उसने वही बहाना बनाया कि उसकी मॉम लेट हो जाएंगी। रेहान ने अपने बैग से एक चीज़ निकल और लो को दी और बोला, इसे पहन लो, ये हमारी दोस्ती की पहचान है। वह एक घड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। लियो ने आज से पहले ऐसी घड़ी कभी देखी नहीं थी। उस घड़ी को देखते हुए उसने रेहान की तरफ देखा और बोला, क्या सच में यह मेरे लिए है? रेहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसकी बात सुनकर लियो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने जल्दी से वह घड़ी ली और अपने हाथ में पहन ली। रेहान ने उस घड़ी का एक बटन दबाया और अलग हो गया। आरव भी उस घड़ी को देख रहा था। वह थोड़ा सरप्राइज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई इस घड़ी को क्यों दे रहा है। उसे पता था कि इस घड़ी में ऐसा क्या है और यह घड़ी क्या क्या कर सकती है। उसने सोचा कि वह अपने भाई से बाद में पूछेगा इस बारे में। घड़ी देने के बाद रेहान परी को लेने चला गया। आरव अभी भी वहीं खड़ा था। आरव लियो से बोलता है, क्या तुम्हें पता है ये घड़ी हमारी मॉम ने हमारे लिए बनाई थी? उसकी बात सुनकर लियो हैरान हो गया और वह सोचने लगा, क्या सच में आरव की मॉम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है? वह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और खुश हुआ था। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है आरव, कभी कभी तो मुझे तुमसे जलन होती है कि काश मेरी भी मॉम बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी होती। आज लियो बातों ही बातों में अपनी बात कह गया था, लेकिन आरव नहीं समझ पाया आखिर ऐसा क्या है उस घड़ी में जिसे देखकर आरव हैरान हो गया। चैप्टर 46 रीबॉर्न टू लिव लाइफ। आरव और रेहान को लेने के लिए उसके नाना नानी आ गए थे। रेहान किंडरगार्टन से परी को लेकर आ गया और वह तीनों बैठकर अपने नाना नानी के साथ चले गए। वह लोग 1 घंटे बाद पहुंचे। आरव रेहान के कमरे में, भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रेहान बोलता है, हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? भाई आपने अपनी वॉच लियो को क्यों दे दी? आप जानते हो ना यह वॉच मॉम ने स्पेशली हमारे लिए बनाई थी। आरव की बात सुनकर रेहान कहता है, मुझे लगता है कि लियो के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वह हमें बात नहीं रहा, इसलिए मैंने उसे वह वॉच दी ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तुम जानते हो ना कि मैं लोगों की एक्सप्रेशन पढ़ सकता हूँ। आरव सल्यूट करते हुए बोलता है, यश भाई यू आर सुपर ग्रेट। रेहान आरव के सर पर चपत लगाते हुए बोलता है, हाँ बहुत हो गई मस्ती, अब जाओ। भाई आप अपने छोटे और प्यारे भाई को क्यों मार रहे हो? उसकी बात सुनकर रेहान आरव को आंखें दिखाता है। रेहान को देखकर आरव अपने दांत दिखाते हुए चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रेहान अपना सर हिला देता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इंडिया में एंजल विला विक्रम अपना फ़ोन पकड़ के रूम में इधर से उधर घूम रहा था। वह रोशनी को फ़ोन करें या ना करें, जब उसका मन नहीं माना तो उसने रोशनी को फ़ोन लगा दिया। उधर से रोशनी की आवाज़ आई, हेलो। रोशनी की आवाज़ को सुनते ही विक्रम का दिल धड़कने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो रोशनी की आवाज़ बस सुनता रहे। उसने जल्दी से अपने आप को कंट्रोल किया और बोला, हेलो रोशनी। विक्रम की आवाज़ सुनते ही इधर रोशनी का भी वही हाल था जो विक्रम का था। इस वक्त रोशनी का भी दिल धड़क रहा था। रोशनी बोलती है, जी बोलिए, अपने फ़ोन क्यों किया है? विक्रम बोलता है, कल दादी माँ की एनिवर्सरी पार्टी है, तुम आओगी ना? विक्रम की बात सुनकर रोशनी बोलती है, हाँ मैं आऊँगी। रोशनी की बात सुनते ही विक्रम बहुत खुश हो गया। उसे तसल्ली हो गई कि चलो रोशनी आएगी। आगे भी बहुत सारी बातें करना चाहता था रोशनी से, लेकिन वह ऐसी क्या बात करता, उसे उन दोनों ने अब कुछ नहीं बोला। रोशनी बोली, गुड नाइट मिस्टर कपूर। विक्रम ने भी उसे गुड नाइट बोला और फ़ोन रख दिया।
विक्रम अपने फ़ोन को देखते हुए बोलता है, बेबी गर्ल, मैं तुमसे कितनी सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन किस हक से करूँ, कैसे करूँ, मुझे जल्द से जल्द तुम्हारा दिल जीतना होगा। और उसने अपने फ़ोन को सीने से लगा लिया जैसे वह रोशनी को गले लग रहा हो। इस वक्त रोशनी के कानों में गागी और काजल की बातें चल रही थी। अरव और रेहान को एक पिता की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जिंदल इंडस्ट्री सीईओ का केबिन ऋषि अपनी फाइल पढ़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वह हुआ। उसका असिस्टेंट सूरज कम दोस्त बोलता है, बॉस, मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की, लेकिन मैं ज़्यादा पता नहीं लग पाया। बस इतना पता चला है कि वह आरआरए इंडस्ट्री की तरफ से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए है। इसके अलावा हम उनके बारे में और कुछ नहीं जानते। ऋषि सूरज की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बस इतना ही पता कर पाए हो, तुम्हारी इतनी पहुंच है वो किसी काम की नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, वह गुस्से में बोला। सूरज उसका गुस्सा देखकर चुपचाप वहां से निकल गया। वह समझ गया था कि वह उस लड़की के लिए कितना पागल है। ऋषि ने टेबल पर रखी फाइल उठाई और उसमें रोशनी की एक फ़ोटो थी। बस फ़ोटो को देखते हुए बोलता है, लिटिल गर्ल, तुम क्या हो जिसने मुझे अपना दीवाना बना दिया बिना कुछ किए। तुम कोई नॉर्मल लड़की तो हो नहीं सकती। जितनी तुम शांत हो इतनी सालिता हर किसी में नहीं होती। कुछ तो है तुम्हारे बारे में जो मैं पता नहीं कर पा रहा। लड़कियां मरती हैं मुझ पर, लेकिन तुमने एक नज़र भी मुझे नहीं देखा। आई लाइक योर एटीट्यूड लिटिल गर्ल। अब बस मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी आंखों में रोशनी के लिए प्यार दिख रहा था। दूसरी तरफ वह लड़की जिसे विवान के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, वह किसी को फ़ोन करती है, मैं तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ भेजूंगी, तुम्हें उन फ़ोटोज़ को न्यूज़ में दिखाना है और ऐसे शो करना है जैसे कि हमारा अफेयर चल रहा है, और उसे अपने और विवान के फ़ोटो सेंड करती है। मेरा ये काम अच्छे से हो जाना चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फ़ोन काटने के बाद वह डेविल स्माइल के साथ बोलती है, विवान, अब तो तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये फ़ोटो देखते ही तुम्हारी बीवी तो तुम्हें डिवोर्स दे देगी। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ये लड़की विवान को 5 साल से चाहती है, लेकिन विवाह ने इसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। इसने विवान को अपनी तरफ रिझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके सारे प्लान्स फेल हो गए। इसे समझ में आ गया था कि विवान ऐसा लड़का नहीं है जो लड़कियों की खूबसूरती पर मरता हो। वह एक लॉयल इंसान है। इसीलिए उसने ये रास्ता निकाला ताकि उसकी बीवी ही उसे छोड़ दे। दूसरी तरफ कपूर विला कुसुम जी और सुभाष जी का कमरा। सुभाष जी कुसुम जी के पीछे पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। वह बार बार बोल रहे थे, इसमें मेरी गलती नहीं है, हम सॉरी जान। कुसुम जी उनकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है, जब तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो मुझसे। कुसुम जी की बात सुनकर सुभाष जी शक जाते हैं और बोलते हैं, नहीं जान, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे खुद नहीं बोला था, वह खुद मेरे पास आई थी और मैं इतने सारे लोगों के बीच में मना नहीं कर सकता था। उनकी बात सुनकर कुसुम जी घूरकर उनकी तरफ देखती है और बोलती हैं, मेरे पास ही बहुत सारे लोग आए थे पूछने के लिए, लेकिन मैंने इतने सारे लोगों के ही सामने उन लोगों को मना कर दिया। अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? उनकी बात सुनकर सुभाष जी का चेहरा रोने जैसा हो गया और बोले, आई एम सॉरी जान, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और अपने हाथों से दोनों कान पकड़ लिए। उनको इस तरह देखकर कुसुम जी को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी ऊपर से गुस्सा दिखाते हुए उन्हें बोलती हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में फिर से वही गलती करने का चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, और जो कोई भी मुझसे पूछने आएगा मैं साफ मना कर दूंगा, आई प्रॉमिस। फ्लैशबैक कुसुम जी और सुभाष जी अपने दोस्त की पार्टी में गए हुए थे। वहाँ उनके काफ़ी सारे पुराने दोस्त भी आए हुए थे। वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और सुभाष जी से डांस के लिए पूछती है। इतने सारे लोगों के बीच में सुभाष जी मना नहीं कर पाए और उनके साथ डांस करने चले गए। तब से ही कुसुम जी उनसे गुस्सा है। प्रेजेंट टाइम ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन कल की सारी बातें तुम्हें मेरी माननीय होगी बिना किसी सवाल के। सुभाष जी ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी और कुसुम जी को अपनी बाहों में भरते हुए बोले, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना।
कुसुम जी उन्हें अपने आप से दूर करते हुए बोली, सबसे पहले तो आप नहाकर आइए, मुझे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है आपके अंदर से। सुभाष जी दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चले गए और खुद को रगड़ रगड़ के साफ किया और रेडी होकर बाहर आए, और बिस्तर पर जाते ही उन्होंने कुसुम जी को अपनी बाहों में भर लिया और सुकून से सो गए। दूसरी तरफ विवेक और प्रीति का कमरा। प्रीति विवेक का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, विवेक मैं चाहती हूँ कल आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। प्लीज़ मना मत कीजिएगा, मैं हम दोनों का दोबारा से और एक अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाना चाहती हूँ। विवेक आप भी जानते हैं, माँ न बनने का अधूरापन मुझे अंदर ही अंदर खाया जाता है। हमने हर कोशिश कर ली, जब हमारा मन होता तब भी और ना होता तब भी। उसकी बात सुनकर विवेक ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, प्रीति यह सब नेचर पर डिपेंड होता है, तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो 15-15 साल तक माँ बाप नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी वह बने। विवेक की बात सुनकर प्रीति बोलती है, मुझे 15 साल तक इंतजार नहीं करना विवेक। उसको इतना डेस्परेट होते हुए देखकर विवेक उससे बोलता है, ठीक है हम कल चलेंगे डॉक्टर के पास, ओके अब तुम ज़्यादा मत सोचो। उसे एक गिलास पानी देता है और उसे बिस्तर पर सुला देता है। धीरे धीरे प्रीति सो जाती है। विवेक उसे कंबल उड़ाकर बालकनी में चला जाता है और सिगरेट पीने लगता है। विवेक ने प्रीति को तो शांत करवा कर सुला दिया, लेकिन उसके मन में भी कुछ उथल-पुथल चल रही थी। उसे भी शायद अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि अगर उन दोनों में से किसी एक में कमी हुई तो वह कैसे प्रीति को समझाएगा। उसका कुछ नहीं है, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा हो या ना हो, लेकिन प्रीति एक बच्चा चाहती थी, वह भी अपना। विवान और पूनम का कमरा। इस वक्त दोनों बेड पर लूडो खेल रहे थे, और जो भी इस लूडो को जीतेगा, हारने वाला उसकी सारी बातें मानेगा। इस वक्त विवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वह जल्दी से जल्दी इस गेम को जीतना चाहता था। उसके अंदर ऐसी बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूनम से करवाना चाहता था, लेकिन वह करती नहीं थी। लेकिन आज विवान को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। इस गेम के जरिए वह अपनी सारी बातें बनवाएगा पूनम से। आधा घंटे बाद गेम ओवर हुआ और जीत का नतीजा विवान की तरफ था। विवान की चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन पूनम का चेहरा उतरा हुआ था। पूनम को अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं अब विवान उससे क्या क्या करवाएगा। विवान मुस्कुराते हुए पूनम की तरफ देखा है और अपने 32 दांत दिखाते हुए बोलता है, हनी। पूनम उसकी इतनी सैडिक्टिव आवाज़ सुनकर थोड़ी घबरा जाती है और उसकी तरफ देखती है। विवान भी पूनम की तरफ देख रहा था। विवान पूनम की आंखों में देखते हुए बोलता है, हनी आज तुम वह पहन कर आओ जो मैंने तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट पर दिया था, लेकिन आज तक तुमने वह बियर नहीं किया। विवान की बात सुनकर पूनम की रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी आंखें बड़ी करके विवान की तरफ देखती है और बोलती है, हनी तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। विवान एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अब तुम्हें शर्त को पूरा करना ही होगा। हनी यह मत भूलो कि यह शर्त तुमने ही रखी थी और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर तुम 10 मिनट में रेडी होकर नहीं आई तो वह ड्रेस मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा, अब डिसीजन तुम्हारा है। उसकी बात सुनकर पूनम अपने वार्डरोब की तरफ चली गई। चैप्टर 47 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 47। विवान बड़ी बेसब्री से पूनम का इंतजार कर रहा था। अपनी शादी से पहले वो नाइट ड्रेस लेकर आया था ताकि वह अपनी फर्स्ट नाइट पर पूनम को पहनने के लिए दे सके, लेकिन बेचारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए जब पूनम ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि वह कभी भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती थी और वह ड्रेस तो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। पूनम विवान का इंतजार खत्म करते हुए वार्डरोब से बाहर निकलती है। विवान जो अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, वह पूनम की तरफ देखकर उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। पूनम इस वक्त एक चादर से ढकी हुई थी। विवान उसके पास जाते हुए बोलता है, हनी यह सब क्या है? पूनम विवान की तरफ घूमते हुए बोलती है, क्या नहीं है, मुझे बहुत शर्म आती है। विवान उसे बोलना है, हनी हम लोगों की शादी को कितने साल हो गए, तुम अभी भी मुझसे इतना शर्माती हो।
पूनम उसकी तरफ देखकर बोलती है, हमारी शादी को चाहे कितने भी साल हो जाएं लेकिन मेरी शर्म तो खत्म नहीं होगी। विवान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हनी तुम चिंता मत करो, आज रात में तुम्हारी सारी शर्म खत्म कर दूंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूनम के जिस्म से वह चादर अलग कर दी। पूनम के जिस्म से वह चादर हटते ही विवान उसे अपनी ललचाया हुई नज़रों से देखने लगा। पूनम इस वक्त शर्म की वजह से अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। उसे सच में इस गुंडे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सोचती है कि उसका पति इतना बेशर्म क्यों है। पूनम इस वक्त उस ड्रेस में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। इस तरह देखकर विवान की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। आखिरकार उसका सपना जो पूरा हो गया था, पूनम को इस ड्रेस में देखने का, वह चारों तरफ पूनम के घूम रहा था। उसे इस तरह अपने चारों तरफ घूमते हुए देखकर पूनम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। विवान एक ऐसा लड़का था जो दूसरों के सामने बहुत ज्यादा शांत रहता था, लेकिन वह हंसता खेलता चुलबुलापन करता सब पूनम के सामने था, दूसरों के सामने नहीं। दूसरों के सामने तो वह हमेशा एक रिजर्व इंसान की तरह रहता था, लेकिन पता नहीं उसे पूनम के सामने क्या हो जाता था। वह अपना सारा अल्हड़पन, अपनी सारी मस्ती, अपना सारा प्यार, अपनी सारी डिजायर वह पूनम को महसूस करवाता था। विवान पूनम को पीछे से अपने गले लगाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है नानी, यह ड्रेस मैंने कितने अरमानों के साथ ली थी, लेकिन तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। लेकिन देखो आज मुझे यह मौका मिल गया। वह धीरे धीरे उसकी गर्दन पर किस करते हुए उससे बातें करने लगा। तुम्हें पता है हनी, तुम मेरे लिए कितनी प्रीशियस हो। उसने पूनम की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। पूनम की एक हल्की सी आह निकल गई। वह किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी। तुम्हें पता है हनी, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। पता है मेरे कॉलेज में मुझे बहुत सारी लड़कियों ने प्रपोज किया। अब पूनम को गुस्सा आ गया उसकी बात सुनकर। अब मुड़कर विवान की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो फिर एक सेक भी कर लेते, मुझे क्यों सुना रहे हो। पूनम को बढ़ाते हुए देखकर विवान बोलता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मुझे जो बोलना है बोल देना। लेकिन मैंने किसी के भी प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं आया। उसकी बात को बीच में काटते हुए पूनम बोलती है, अच्छा अगर इंटरेस्ट आ जाता तो आप उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेते, मैं सही बोल रही हूं ना। अरे मेरी जंगली बिल्ली, शांत हो, जो इतनी क्यों जल रही हो। मैं नहीं जल रही। उसकी बात सुनकर विवान हंस देता है और फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, लेकिन जब मेरी माँ ने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई तो मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया, और जब मैं तुम्हें देखने गया तो मैं तुम्हें पहली बार देखा ही रह गया। मुझे आज भी याद है जब तुमने पहली बार वो पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। मेरी नज़रें तुम पर से हट नहीं रही थी और तुम मेरी पहली नज़र का प्यार हो। आई लव यू हनी, आई लव यू माई वाइफी। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर पूनम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी और उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, मैंने भी आपको पहली नज़र में देखते ही अपना मान लिया था, और आई लव यू टू मेरे गुंडे पति। उसकी बात सुनकर विवान का मुंह बन जाता है और बोलता है, तुम मुझे हमेशा गुंडा गुंडा क्यों बोलती रहती हो। क्या मैं तुम्हें गुंडे जैसा लगता हूँ। उसका फुला हुआ मुंह देखकर पूनम अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालते हुए बोलती है, हाँ मेरे गुंडे पति, आपकी हरकतें गुंडे जैसी ही होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये गुंडा पसंद है। और अपने होंठ विवान के माथे पर रख देती है और बोलती है, थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। विवान उसकी बात सुनकर बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और यह मेरा काम है कि मैं अपनी पत्नी को कभी भी कोई तकलीफ ना होने दूँ और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ, उसके सुख दुख में उसका साथ दूँ, इसलिए नो थैंक यू। तुम्हें कुछ भी कहना है पूरे हक से मुझसे कहो। विवान की बात सुनकर पूनम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वह पूरे हक से बोली, विवान मैं इस ड्रेस में इस तरह से नहीं रह सकती, मैं इसे अभी चेंज करके आती हूँ। पूनम की बात सुनकर विवान घबरा जाता है और बोला, हनी हनी रुक जाओ प्लीज़ मत जाओ। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया ताकि वह एक कदम भी ना हिल सके। हनी, अपने मासूम पति पर इतना जुर्म मत करो, तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता। विवान का मिला ड्रामा देखकर पूनम का सर चक्कर आने लगा और वह सोचती है, सच में उसका ये खड़ूस ड्रामेबाज पति किसी दिन उसे पागल ही कर देगा।
इस वक्त विवान इतना डर गया था कि उसने बिना वक्त गंवाए पूनम को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाने लगा। उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, हनी मुझे तुम्हें प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ मत रोको मुझे। और उसने पूनम के होठों को अपने कब्जे में ले लिया। उसे पूरी शिद्दत से किस करने लगा। जब किस करते हुए पूनम की सांस अटकने लगी तो वह उससे दूर हुआ और उसकी नेक पर किस करने लगा। इस वक्त उसकी दोनों हाथ पूनम की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। विवान पूनम को जितना प्यार करता है उसके लिए उतना ही काम था। आखिर उसकी जिंदगी की इकलौती लड़की जो उसकी बीवी थी, आखिर वह उसे प्यार क्यों ना करें। और धीरे धीरे उन दोनों के सारे कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। उस रूम में उन दोनों की मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ लंदन में रेहान और आरव अपने रूम को बंद करके अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे। इस वक्त वह लैपटॉप लियो की वॉच से कनेक्ट था। लियो करीब 1.5 घंटे बाद अपने घर पहुंचा। उसकी सौतेली माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में बिजी थी। लो बहुत खुश था कि इस वक्त उसकी सौतेली माँ बाहर नहीं है, वरना वह उसे करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वह चुपचाप अपने स्टोर रूम में चला गया। करीब 2 घंटे बाद उसकी सौतेली माँ अपने रूम से बाहर निकली और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी, जो कि एक क्रिमिनल था, उसके साथ हमेशा गन रहती थी। उसे क्रिमिनल की अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने पेंट में अपनी गन को रखा था। उसकी सौतेली माँ अपने रूम से बाहर निकलते ही सीधे स्टोर रूम में गई और एक धर्म की आवाज़ के साथ लियो के स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही लियो घबरा गया और उठकर खड़ा हो गया। उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और उसके गाल पर 2 कहते जड़ दिए और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आराम फरमाने की? घर का काम क्या तुम्हारा आप आकर करेगा? उसके थप्पड़ों की वजह से लो को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। उसकी सौतेली माँ गुस्से में बोलती है, पहले तो सारे घर का काम करो और फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद अपनी सजा पाने के लिए तैयार हो जाना। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर लो के पैर कांप रहे थे। लियो डरते हुए वहां से निकल गया और काम करने लगा। वो क्रिमिनल लियो की सौतेली माँ से बोलता है, लगता है तुम अपनी सारी नफरत उसके बेटे पर ही निकाल दोगी। वह उसकी तरफ मुड़कर बोलती है, हाँ मैं उसकी माँ से, उसके बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और वह तो मर गई, लेकिन उसका बेटा तो अभी तक जिंदा है, ना उसे मेरी नफरत झेलनी पड़ेगी। उसके बाप ने मुझे कॉलेज में रिजेक्ट किया था ना, और उसकी माँ को एक्सेप्ट किया था, तो अब उन दोनों का बेटा उन दोनों के किए की सजा भुगतेगा। वो क्रिमिनल उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, तुम कभी नहीं सुधर सकती। उसकी सौतेली माँ अपने बॉयफ्रेंड के गले में बैंड डालते हुए बोलती है, और मैं सुधार भी नहीं सकती। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर दोबारा से बेडरूम में चला गया। उसे बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। लियो की सौतेली माँ भी उसे पैशनेटली किस कर रही थी। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। उस पूरे कमरे में अश्लील आवाज़ें गूंजने लगी। करीब 4 घंटे बाद उन दोनों की हवस मिटी। उसके बाद कमरे से बाहर निकले। करीब 3 घंटे के बाद लियो ने सारे घर का काम किया। उसके बाद किचन में उन दोनों के लिए खाना बनाया और आकर एक मुजरिम की तरह अपनी सौतेली माँ के सामने खड़ा हो गया। उसकी सौतेली माँ उसकी तरफ देखकर बोलती है, अब आगे क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। वह दोनों सोफे पर बैठे हुए थे और लो उनके आगे खड़ा हुआ था। लियो उसकी तरफ पीट करके अपनी पैंट उतार देता है। उसके अंदर शर्मिंदगी, गुस्सा, बेबसी, इन सब की वजह से लियो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे यहाँ पर अब रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लियो की सौतेली माँ उसे फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटली भी टॉर्चर कर रही थी। एक छड़ी उठाकर वह उसे करने लगती है और तब तक मरती है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। लियो दर्द से कांप रहा था खड़े खड़े। थोड़ी देर बाद उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इस उम्र में इतना दर्द शायद ही कोई बच्चा सह पाए, लेकिन लियो ये दर्द पूरे 8 महीने से सह रहा था। वह दोनों उठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने चले गए। वो जैसे तैसे करके उनके पास डाइनिंग टेबल के साइड में खड़ा हो गया। जब तक उनका खाना नहीं हो गया लियो वही खड़ा रहा।
अच्छा उन लोगों का खाना हो गया तो उसकी माँ ने एक सूखी ब्रेड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो खाओ इसको। उसने चुपचाप वह ब्रेड खा ली। उसके बाद सारे बर्तन साफ करके अपने स्टोर रूम में चला गया और अंदर से स्टोर रूम बंद करके अपने पेट के बल लेट गया। फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने में इतनी पीड़ा थी कि दूर बैठे रेहान और आर भी सुन रहे थे। लियो की ऐसी हालत देखकर दोनों के दिल में बहुत ही दर्द हो रहा था। रेहान और आरव ने वहां जो भी हुआ वह सब कुछ सुन लिया था और यह सब जानने के बाद उन दोनों की आंख में बेहद ही गुस्सा हो उभर रहा था। आरव अब अपने भाई से बोलता है, भाई उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इतना निर्णय कैसे हो सकता है? रेहान उसकी बात सुनकर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वह औरत उसकी माँ है, क्योंकि एक माँ कितनी भी बुरी हो लेकिन कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगी। अब होता है आप सही कह रहे हो भाई, सच में यह औरत बहुत ज़्यादा बुरी है, उसे ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा बेचारे लियो के ऊपर। लेकिन भाई लियो ने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, और अगर आज आपने लियो को अपनी घड़ी नहीं दी होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये तो मुझे नहीं पता के लिए उन्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन हमें अब लियो की मदद करनी चाहिए। चैप्टर 48 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 48। हम उसकी मदद करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें मोमा को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। वही कोई आइडिया बताएंगी। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है। दरवाज़ा खुलता है और प्रेमा जी अंदर आती हैं। वह बेड पर बैठते हुए बोलती हैं, बच्चों आपका होमवर्क हो गया। आरव बोलता है, यस नानी हमारा होमवर्क हो गया। प्रेमा जी दोनों बच्चों की सर पर हाथ फिरते हुई बोलती है, वेरी गुड। चलो अब सब लोगों के साथ गार्डन में चलो, परी तुम दोनों का इंतजार कर रही है। रेहान बोलता है, आप चलिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आरव और प्रेमा जी चली जाती हैं। रेहान अपना फ़ोन निकलता है और रोशनी को फ़ोन करता है। 2-3 रिंग के बाद रोशनी फ़ोन उठा लेती है और प्यार से बोलती है, यस बेबी। रेहान अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बोलता है, मॉम मुझे आपको कुछ बताना है और आपसे कुछ एडवाइस भी लेनी है। बोलो तुम्हें कौन सी एडवाइस चाहिए? रेहान बोलता है, आपको याद है एक दिन आपने हमारे दोस्त लियो से बात की थी? यस बेबी मुझे याद है। आज मैंने उसको अपनी वॉच दी और उससे मुझे पता चला कि उसकी माँ उस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है। रोशनी उसकी बात समझते हुए बोलती है, तो आपके पास वह रिकॉर्डिंग होगी तो आपको उसे पुलिस में देना चाहिए या फिर लियो के पिता को देना चाहिए। और अगर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग एविडेंस चाहिए तो उसके बारे में तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है उसके लिए। यस मॉम मैंने भी यही सोचा था। थैंक यू मामा, आपने मुझे एक आइडिया बता दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना और घर में सब लोग ठीक है? मॉम ऑल ओके ठीक है बच्चे, और उसे एक फ्लाइंग किस दे दिया। फ़ोन काटने के बाद रेहान अपने आप से बोलता है, चलो इसकी माँ का पर्दाफाश तो कल किया जाएगा। दूसरी तरफ रोशनी सोचती है, इस दुनिया में क्रूर लोगों की कोई कमी नहीं है। तभी उसके रूम में काजल दाखिल होती है। उसके हाथ में 5 ड्रेस थी और उसके पीछे गागी भी आती है। उसके हाथ में भी कुछ ड्रेस थी। काजल और गागी सारी ड्रेस रोशनी को दिखाती है और बोलती हैं, चलो तुम इनमें से कल क्या पहनोगी बताओ। रोशनी ने वह सारी ड्रेस अच्छी तरह से देखी और उनमें से एक स्काई ब्लू कलर की साड़ी निकाली और बोली, मैं ये पहनूंगी। उसे साड़ी को देखकर काजल की आंखों में भी चमक आ गई, आखिर उसने कभी भी रोशनी को साड़ी में नहीं देखा था। वे स्काई ब्लू कलर की साड़ी, उसके बॉर्डर पर सिमरी डिजाइन्स बने हुए थे। एक शिफॉन की साड़ी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था जो कि बैकलेस था। गागी ने अपने लिए एक पिंक कलर की गाउन सिलेक्ट की थी और काजल ने एक रेड कलर की गाउन सिलेक्ट की थी। जब उनके कपड़े सेलेक्ट हो गए उसके बाद वह लोग अपने अपने रूम में चले गए। दूसरी तरफ लड़कों का भी यही हाल था। आखिरकार वह तीनों कल के दिन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगना चाहते थे ताकि विशाल की छिपकली की नानी, कबीर की जान और विक्रमादित्य की बेबी गर्ल उनसे नज़रें ना हटा पाए। कबीर इस वक्त बहुत सारे सूट ट्राई कर चुका था लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी उनमें से उनका एक हेल्पर बोलता है, सर आप ये लाइट पिंक कलर का सूट पहनिए, यह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जच रहा है। कबीर ने भी उसे शूट को देखा और अपने ऊपर लगाते हुए बोला, कह तो तुम सही रहे हो।
उसने मुझे इस कलर में नहीं देखा, मैं यही कलर पहन लूँगा। विशाल ने ब्राउन कलर का सूट सिलेक्ट किया और विक्रमादित्य ने ब्लैक सूट विद वाइट शर्ट के साथ सिलेक्ट किया। और कल के इंतजार में वह तीनों सो गए। अगली सुबह गार्डन में तीनों लड़कियां फाइटिंग कर रही थी। रोशनी उनकी जांच कर रही थी कि वो लोग कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 2 घंटे से अपनी एक्सरसाइज, फाइटिंग और जॉगिंग से थक कर वह चारों वहीं पर बैठ गई। करीब 15 मिनट बाद वह चारों रेडी होने के लिए चली गई। दूसरी तरफ हॉल में सरिता जी और अंजलि की दादी बैठी हुई थी। सरिता जी ने सारा खाना बनाकर पहले ही रेडी कर दिया था, अब वह शांति से बैठी हुई थी ताकि बच्चियां आए और आराम से उन्हें ब्रेकफास्ट देकर उनके काम पर भेजें। वह चारों रेडी होकर नीचे आती हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते सब लोग कुछ कुछ बातें करते हुए खाना खा रहे थे। वह तीनों ऑफिस चली गई, अंजलि अपने कॉलेज चली गई। ऑफिस पहुंचकर उन तीनों का डेली का रूटीन रहा। तकरीबन दोपहर के 3 बजे वह सब लोग अपने अपने घर चले गए, क्योंकि उन लोगों को रेडी होकर शाम को पार्टी में जाना था। कपूर मैंशन में आज कपूर मैंशन किसी दुल्हन की तरह लग रहा था। आज अगर उस जगह को कोई देख ले तो उसकी आंखें चौंधिया जाएं। चारों तरफ फ्लावर्स की डेकोरेशन, लाइटिंग, सब कुछ था। अभी भी सब लोग डेकोरेट करने में लगे हुए थे। इस पार्टी का थीम 3 कलर का था। ब्लू, वाइट एंड पिंक। 3 कलर के फूल, 3 कलर के बलून्स चारों तरफ लगे हुए थे और इन्हीं 3 कलर्स की लाइट लगाई हुई थी। तभी कपूर मैंशन में एक पार्सल आता है जो कि रोशन लाल जी के नाम से था। जब नौकरानी उन्हें बताया कि बड़े मालिक का पार्सल आया है तो रोशन जी खुद उस पार्सल को लेने आए और एक नौकर के साथ उस पार्सल को लेकर अपने रूम में चले गए। अपने रूम में इंटर करते ही चंद्रिका जी ने पूछा, इसमें क्या है? वह पार्सल रोशन जी ने चंद्रिका जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आपके लिए कस्टम मेड बनवाया है। जब चंद्रिका जी ने उसे पार्सल को खोल तो उनकी आंखों की खुशी देखकर कोई भी बता सकता था जो भी उसके अंदर है वह चंद्रिका जी को बहुत पसंद आया है। उसमें हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ी थी। इस साड़ी को देखकर लग रहा था कि कम से कम 3 महीने तो लगे होंगे साड़ी को तैयार करने में। वह साड़ी इतनी खूबसूरत थी, इतनी बारीकी से उसमें एम्ब्रॉयड की हुई थी कि कोई कह नहीं सकता था कि वह हाथों से की गई है। उस साड़ी को देखकर तो चंद्रिका की खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह रोशन जी की तरफ देखकर बोलती हैं, आपको कैसे पता कि मुझे इस तरह की साड़ियाँ पसंद है? रोशन जी थोड़ा मजाक करते हुए बोलते हैं, अरे चंद्रिका जी, इतने साल हो गए हमारी शादी को, तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है? 3 महीने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, इसका लंदन से इंपोर्ट की हुई है। एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है प्रिया शर्मा, उसी से मैंने बनवाई है। मुझे पता था कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। रोशन जी चंद्रिका जी को अपने गले लगा लेते हैं। आखिरकार वह इतना प्यार जो करते थे उनसे, बुढ़ापे में भी उन्होंने अपनी पत्नी से प्यार करना नहीं छोड़ा था। वह अभी भी उन्हें एक बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। धीरे धीरे वक्त बिता गया और शाम के 7 बजे धीरे धीरे पार्टी में मेहमानों का आना शुरू हुआ। इंडिया के बड़े से बड़े बिजनेस पार्टनर भी आए, कई फिल्मी स्टार भी आए। इतना बड़ा कपूर मैंशन भर गया था लोगों से। सब रिश्तेदार आ गए थे उनके। रायचंद परिवार भी आ गया था, जिंदल परिवार आ गया था और विक्रम के सारे दोस्त भी आ गए थे। और बिन बुलाए मेहमान वह लड़की भी आ गई थी जो विवान के क्लब में थी। धीरे धीरे पार्टी शुरू होती है। ऋषि सूरज, ऋषि के पापा, ऋषि की दादी एक टेबल पर बैठे हुए थे। जिया, सिया, वीर, तन्मय, विशाल, कबीर एक टेबल पर बैठे हुए थे। विशाल और कबीर की नज़रें तो एंट्रेंस गेट पर ही थी, उन्हें तो किसी और के आने का इंतजार था। आज यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेस पार्टनर्स अपनी बेटियों को लेकर आए थे ताकि वह विक्रम से मिल सके और उसे रिझा सकें। चारों तरफ पार्टी का शोरगुल चल रहा था। प्रीति, विवेक, पूनम, विवान, व्योम, रीना, मीना जी, अजय जी, कुसुम जी, सुभाष जी सारे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अभी तक दादा और दादी जी की एंट्री नहीं हुई थी। विक्रम भी इस वक्त पार्टी में नहीं था। तान्या इस फिराक में थी कि वह अपना प्लान सक्सेसफुल करके ही रहेगी। और भी कई सारी लड़कियों की जो अपना प्लान तैयार कर रही थी।
विक्रम और व्योम के करीब जाने के लिए ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो रीना को पटाना चाहते थे, लेकिन वह दोनों अपने परिवार के पास खड़े थे। ऋषि यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि रोशनी यहाँ जरूर आएगी। वह सिर्फ रोशनी की वजह से यहाँ आया था। रमन जी उठकर सुभाष जी और अजय जी के पास चले गए और उन्हें गले लगाते हुए बोले, अरे भाई, तुम दोनों तो दिख ही नहीं रहे हो। वह दोनों भी उन्हें गले लगाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या बात कर रहा है यार, यही खड़े हैं, और थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो अजय जी और सुभाष जी को घेर कर खड़े हुए थे। इधर 3 लोगों की आंखें बिना पलक झपकाए एंट्रेंस गेट की तरफ थी। कबीर अपनी जान का इंतजार कर रहा था, विशाल अपनी नकचड़ी बिल्ली का इंतजार कर रहा था, और ऋषि अपनी लिटिल घर का इंतजार कर रहा था। कई सारे बिजनेसमैन और उनकी बेटियां ऋषि के पास आ रहे थे, लेकिन ऋषि ने उन सबको कोई भाव नहीं दिया। उसकी आंखें जिसका दीदार करने के लिए तड़प रही थी वह तब तक आई नहीं, और यह फालतू में तितलियां उड़कर उसके पास आ रही हैं। सभी मेहमानों का ध्यान खींचते हुए सीढ़ियों के ऊपर एक लाइट जलती है। सीढ़ियों के ऊपर 3 लोग खड़े हुए थे, विक्रम और उसके दादा दादी। दादी माँ ने वही साड़ी पहनी थी जो रोशन जी ने दी थी। रोशन जी ने साड़ी से मिलता जुलता कलर का कुर्ता पजामा पहना था। विक्रम एक ब्लैक सूट में बीच में खड़ा हुआ था। उसने अपने दादा और दादी का हाथ पकड़ा हुआ था, और वह धीरे धीरे ग्रेसफुली उनको नीचे लेकर आता है। लाइट का फोकस इन तीनों पर ही था। आज विक्रम कयामत ढा रहा था। बहुत सारी लड़कियों की लास्ट फुल नज़र विक्रम के ऊपर थी। बीच में एक 3 लेयर केक रखा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बहुत सारे मेहमान उन तीनों से मिलने के लिए आ गए। सारे मेहमानों ने दादा दादी को ग्रीट किया और उन्हें एनिवर्सरी की बधाई दी। दादा दादी ने भी खुशी खुशी उन सब लोगों से बधाई स्वीकार की। इधर विक्रम की नज़रें अपनी बेबी गर्ल को देखना चाहती थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे उसकी बेबी गर्ल दिखाई नहीं दे देती। उसका मन थोड़ा बेचैन होने लगता है। जब उसकी दादी की नज़रें विक्रम के ऊपर गई तो वह उससे पूछता है, बेटा किसको देख रहा है? विक्रम उनकी बात को काटते हुए बोलता है, कुछ नहीं दादी, आप मेहमानों से मिलिए। व्योम और रीना अपनी दादी माँ के पास आते हैं और उन्हें गले लगाते हुए बोलते हैं, ओ माय गॉड दादी, आप तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, कहीं दादाजी आपसे दोबारा शादी तो नहीं कर रहे? दादी माँ उन दोनों के सर पर चपत लगाते हुए बोलती हैं, चुप करो शैतानों। दादी माँ की डांट सूखकर दोनों खिलाकर हंसते थे। उनके दोनों बेटे और बहू भी आते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। प्रीति और पूनम दादी माँ के पैर छूते हुए उनसे आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें बधाई देती हैं। तान्या भी दादी माँ के पास आकर और इनोसेंट सी बनते हुए बोलती है, दादी जी आपको और दादाजी को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। दादी माँ मुस्कुराते हुए उसकी बधाई एक्सेप्ट कर लेती हैं और उन्हें गिफ्ट देकर दूसरी तरफ चली जाती है। उसके बाद विक्रम के सारे दोस्त आते हैं और दादी माँ को बधाई देते हैं और थोड़ी बहुत उनसे मस्ती करते हैं। सबसे ज़्यादा बदमाशी तो वीर कर रहा था। इसी बीच वीर जिया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जब हम भी इतने बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हम भी ऐसे ही अपनी एनिवर्सरी पार्टी मनाएंगे। जिया उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुमने तो अभी से बहुत आगे का सोच लिया है। वीर उससे बोलता है, मैं हमेशा आगे की ही सोच कर चलता हूँ। तभी तन्मय बोलता है, चैप्टर 49 बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट। वैसे हमारी भाभी जी अभी तक नहीं आई। उसकी बात सुनकर सब लोगों के कान खड़े हो गए और वह आपस में बोलने लगे, हाँ अभी तक नहीं आई, क्या तुम लोगों ने बुलाया नहीं? कबीर उदास होकर बोलता है, बुलाया तो था, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। वीर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोलता है, तुम इतने बेताब क्यों हो रहे हो? इस वक्त बेताब तो हमारे विक्रम बाबू को होना चाहिए। और सबकी नज़रें एक साथ विक्रम के ऊपर चली गई और सब देख पा रहे थे कि विक्रम इस वक्त कैसे आंखें गड़ाए एंट्रेंस गेट की तरफ देख रहा है। सिया बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम कभी किसी लड़की के लिए इस कदर पागल होगा। मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि विक्रम अखंड सिंगल ही मारेगा। तुम तो ये सोचती थी, बल्कि मैंने तो इससे भी ज़्यादा सोचा था। सिया जिया की तरफ देखकर बोलती है, तुमने और क्या ज़्यादा सोचा था?
उन सब की नज़रें भी इस वक्त जिया के ऊपर थी। वह सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर जिया ने और ऐसा क्या सोचा था। तभी जिया वीर की तरफ देखकर बोलती है, मुझे तो लगता था कि वीर और विक्रम का आपस में अफेयर चल रहा है। उसकी बात सुनकर वीर जो ड्रिंक कर रहा था उसकी सारी ड्रिंक उसके मुंह से बाहर निकल गई और वह अविश्वास से अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा है। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देखकर जिया बोलती है, हाँ तो तुम हमेशा उसे चिपके रहते थे और विक्रम कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था, तो मैं तो यही सोचूंगी ना। वीर अपना मुंह लटकते हुए बोलता है, मैं तो सबसे चिपकता हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे कुछ भी समझोगी। वीर की बात सुनकर जिया इधर उधर देखते हुए बोलती है, तो तुम्हें ज़्यादा चिपकाना ही नहीं चाहिए। वीर आगे बढ़ा और उसने जिया को अपने आप से चिपकाते हुए कहा, अब ठीक है, अब मैं सिर्फ तुमसे चिपका करूँगा। दोनों को देखकर सब लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जिया कभी भी बहस नहीं करती थी, लेकिन आज जिया का ये रूप देखकर उन सब लोग को हंसी भी आ रही थी। विशाल उनसे बोलना है, तुम चारों के चारों पागल हो। वह चारों घूरकर विशाल को देखते हैं और बोलते हैं, हम पागल हैं, हमारे पास तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है। तन्मय का ताना सुनकर विशाल मुंह टेढ़ा कर लेता है और बोलता है, मेरी भी जल्द ही गर्लफ्रेंड होगी, तुम लोग चिंता क्यों करते हो। उसकी बात सुनकर कबीर तो समझ गया, लेकिन बाकी किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। कबीर यह समझ चुका था कि विशाल के मन में काजल के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ विवान के पास वह लड़की आती है और उसे गले लगाने का बहाना ढूंढती है, लेकिन इस बार विवाह ने उसे गले नहीं लगाया। उसने अपना हाथ पूनम की कमर में डाला और बोला, पूनम, ये हमारे क्लब की मैनेजर। पूनम प्रीति मीना जी कुसुम जी ने साड़ी पहनी हुई थी। वह लोग बिल्कुल इंडियन ब्यूटी लग रहे थे। तभी उसे लड़की की नज़र पूनम के गले में बने हुए निशान पर गई। वह समझ गई कि वह निशान किस चीज़ के हैं, और यह समझते ही उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा और वह अपने मन में बोलती है, बस 2-3 घंटे बाद फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर यही बीवी तुम्हारी तुम्हें छोड़कर नहीं चली गई तो मेरा नाम बदल देना। और अपने गुस्से का घुट पीकर झूठी मुस्कुराहट के साथ उसे हेलो बोलता है। और तान्या की नज़र लगातार विक्रम के ऊपर बनी हुई थी। उसे तो बस इंतजार था कि कब वह शख्स अपना प्लान एग्जीक्यूट करें और उसके अधूरे अरमान पूरे हो। वही वह लड़की बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसे इंतजार था कि कब फोटो वायरल हो और कब विवान और पूनम के रिश्ते में दरार आए। 1 मिनट बाद सारे रिश्तेदारों का ध्यान एंट्रेंस गेट की तरफ चला गया, जहां से रोशनी काजल गागी ग्रेसफुली एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर आ रही थी। इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से धरती पर खूबसूरत 3 पारियां उतर आए हों। और इस वक्त रोशनी का करिश्मा तो ऐसा था कि 90% लोगों की नज़रें सिर्फ रोशन के ऊपर थी। वह स्काई ब्लू कलर की साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसकी पतली कमर चलते हुए बल खा रही थी। सब लोगों की नज़रें रोशनी के ऊपर देखकर गागी बोलती है, मैंने कहा था ना कि आज तो रोशनी के ऊपर पूरी पार्टी की नज़रें होंगी। देख रही हो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है सब लोग, जैसे आज से पहले उन्होंने कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो। जब कबीर की नज़र गेट की तरफ गई तो वह जल्दी से चलता हुआ उन तीनों के पास पहुंचा। गागी काजल और रोशनी को ग्रीट करते हुए कहा, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल लेडीज़। उसकी बात सुनकर काजल स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे लगता है यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आज तो तुम दोनों के कपड़े भी मैच कर रहे हैं। गागी और कबीर की नज़रें भी एक दूसरे के कपड़ों के ऊपर गई तो वह भी हैरान हो गए और फिर स्माइल करने लगे एक दूसरे को देखकर। रोशनी और काजल ने भी कबीर को ग्रीट किया। कबीर ने झुककर गागी के कान में कहा, बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट। उसकी बात सुनकर गागी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसे ब्लश की भी जरूरत नहीं थी। कबीर ने अपना हाथ गागी की तरफ बढ़ाया। कबीर किसी से भी अब अपना रिलेशनशिप छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए आज उसे एक अच्छा मौका मिल गया ये दिखाने के लिए कि अब कबीर सिंगल नहीं रहा। अब उसके पास भी एक ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड उसकी वाइफ बन जाएगी। रोशनी उन दोनों की तरफ ही देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था गागी के लिए।
जब विक्रम की नज़र रोशनी की तरफ गई, वह किसी स्टैचू की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसे रोशनी के पास जाना चाहिए। उसके आसपास की सारी चीज़ ब्लर हो गई थी, उसे सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बादलों से चलते हुए विक्रम की तरफ आ रही है। इस वक्त विक्रम की सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए एक गाना याद आ रहा है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ऋषि ने जब रोशनी को देखा तो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रोशनी की तरफ देखने लगा। आज से पहले उसने रोशनी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, और आज साड़ी में तो रोशनी सब पर कहर ढा रही थी। इस वक्त सूरज की नज़र में भी रोशनी की तरफ थी। आज रोशनी को देखकर सूरज का मन भी डगमगा गया था। जब रमन जी की नज़र रोशनी पर गई तो वह हैरान हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि रोशनी इस वक्त यहाँ पर है। वह हैरान और खुश दोनों थे। जब कपूर फैमिली की नज़र रोशनी के ऊपर गई तो वह भी हैरान थे, कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। रोशनी को देखकर चंद्रिका जी भी काफ़ी हैरान हो गई, और अनायास ही उनकी नज़र विक्रम की तरफ चली गई। जब चंद्रिक जी की नज़रों ने ये देखा कि विक्रम किस तरह से रोशनी को देख रहा है, तो वह समझ गई अब तो उनका सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि विक्रम कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा था, और जिस तरह से वह रोशनी को देख रहा था, चंद्रिका जी ने तो खुली आंखों से विक्रम की शादी का सपना देखने लगी कि विक्रम रोशनी की शादी हो गई है। और विक्रम रोशनी को घर पर भी ले आया, और 1 साल बाद उसके 2 बच्चे भी हो गए। और चंद्रिका जी ड्राइंग रूम में बच्चों के बीच में बैठकर खिला रही थी, और दोनों बच्चे उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। उनके सपनों से बाहर निकलते हुए रोशन जी ने उनके कंधों को पकड़ते थोड़ा हिलाया, और बोले, चंद्रिका जी, हम कब से आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रही। चंद्रिका जी इस वक्त रोशन जी को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने कितनी कीमती चीज़ उनसे छीन ली हो। फिर उनको इग्नोर करते हुए वापस रोशनी की तरफ देखने लगी, और सोचने लगी, जितना फ़ोटो में तुम खूबसूरत हो, रियल लाइफ में तुम उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मेरे पर पोते और पर पोती कितने ब्यूटीफुल पैदा होंगे। हाय हाय, मीठे मीठे सपने बस जल्दी से पूरे हो जाए। विशाल की नज़रें भी उन तीनों के ऊपर गई। आज काजल को इस तरह देखकर विशाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। उसकी नज़रें ही नहीं है रही थी काजल से। वीरतन में जिया सिया जब उन चारों की भी नज़र उन तीनों पर पड़ी तो वह भी उन्हें इस तरह देखकर हैरान हो गए। सिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलती है, यार विक्रम की बेबी गर्ल विक्रम को हार्ट अटैक दिलवा कर ही रहेगी आज। उसकी बात सुनकर उन तीनों ने भी अपनी गर्दन हिला दी। जिया बोली, कितनी खूबसूरत लग रही है यार ये तीनों। इस वक्त हमारी भाभी जी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पास जाऊं और उनके गाल खींचूं। अपने दिल की तमन्ना ना अपने दिल में ही रखो, अगर विक्रम ने ये सुन लिया ना तो तुम्हें घर घर कर मार डालेगा। वीर ने आंखें टेढ़ी करते हुए जिया से कहा। जब कुसुम जी की नज़रें रोशनी की तरफ गई तो वह देखती रह गई। उन्होंने अपनी कहानी सुभाष जी को मारते हुए कहा, सुनिए, क्या मैं सामने जो देख रही हूँ वह सच में एक परी खड़ी है। सुभाष जी भी बोले, हाँ सच में ये तो बिल्कुल एंजल की तरह लग रही है। कृति और पूनम का रिएक्शन भी से था। उन्होंने भी आपस में एक दूसरे से कहा, ओ माय गॉड, ये क्यूटी कितनी खूबसूरत लग रही है। रमन जी अपनी टेबल से उठते हुए रोशनी की तरफ गए और रोशनी के सामने जाकर खड़े हो गए, और उन्होंने रोशनी को झट से अपने गले लगा लिया और प्यार रोशनी के बालों को किस करते हुए बोले, अरे मेरा बच्चा, तुम यहाँ पर हो। तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। रमन जी ने रोशनी से अलग होते हुए कहा। रोशनी भी रमन जी को यहाँ देखकर उतनी ही सरप्राइज हुई और वह स्माइल करते हुए बोली, अरे अंकल, आप यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ पर होंगे। एक्चुअली अंकल, हमारी कंपनी और कपूर कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है, इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ क्योंकि मिस्टर कपूर हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया अपनी दादी की एनिवर्सरी पार्टी में। जब ऋषि की नज़र अपने पापा के ऊपर गई तो वह हैरान रह गया कि उसके पापा रोशनी को कैसे जानते हैं, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था। जब विक्रम की नज़र रमन जी के ऊपर गई और रोशनी को गले लगाते हुए देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई।
उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली और लंबे दाग भरते हुए रोशनी की तरफ चला गया और वह उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। अपनी जलन को कंट्रोल करते हुए वह रोशनी से बोल, वेलकम रोशनी, तुम्हें आने में इतनी देर हो गई। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, हम तो जल्दी आ जाते लेकिन हमारे साथ में कोई है जिसे तैयार होने में घंटे लगते हैं। बस उसी की मेहरबानी से हम थोड़ा लेट हो गए। रोशनी का ताना सुनकर काजल बोली, अरे यार हम पार्टी में जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। उसकी बात सुनकर रोशनी हल्का सा मुस्कुराती है और बोली, हाँ हाँ मुझे पता है। तभी रमन जी बोलते हैं, बेटा चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। विक्रम उनकी बात सुनकर बोलता है, रमन अंकल एक्चुअली मुझे रोशनी को किसी से मिलवाना था। रमन जी की बिना बात सुने वह रोशनी को लेकर आगे बढ़ जाता है। उसे डर था कि रोशनी रमन जी के साथ ना चली जाए। वह उसे सीधा अपने दोस्तों के पास ले गया। कबीर गागी का हाथ पकड़े हुए वह भी उसके पीछे चला गया। काजल भी उनके पीछे चली गई। रमन जी जाती हुई रोशनी को देखने लगे। ज्यादा ना सोचते हुए वह भी अपनी टेबल पर बैठ गए। रोशनी के साथ विक्रम को देखकर ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी। ऋषि अपने पापा की तरफ देखता है और पूछता है, पापा आप उसे कैसे जानते हो? अरे मैंने तुम्हें फोटो दिखाने के लिए दी थी ना, ये वही है रोशनी, मेरे बचपन के यार की बेटी। उनकी बात सुनकर ऋषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यानी कि उसके डैड रोशनी से उसकी शादी करवाना चाहते थे और मैं ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इतना अच्छा मौका गंवा दिया। लेकिन अब नहीं, मैं डैड को बता दूंगा कि मैं जिस लड़की को पसंद करता था वह रोशनी है। चैप्टर 50 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 50। रमन जी की माँ रमन जी से बोलते हैं, ये तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ माँ, हमारी रोशनी बिल्कुल एंजल है, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। उनकी बात सुनकर रमन जी की माँ उनसे पूछती हैं, बेटा तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? तो क्या करूं माँ, मैं तो रोशनी को अपने घर की बहू बनाना चाहता था, लेकिन अब मेरे बेटे ने तो पहले ही कोई पसंद कर रखी है। ऋषि ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल तो रमन जी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोले, अब मुझे इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। विक्रम रोशनी को लेकर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। वहां उसके सारे दोस्त थे। सूरज का भी मन कर रहा था उन सब के पास जाने का, लेकिन वह जा नहीं सकता था अपने दोस्त को छोड़कर। आखिरकार उसने ऋषि की तरफ रहना ही चुना था, तो अब वह अपनी बात से पीछे नहीं है सकता। जिया और सिया जल्दी से उसकी तरफ आते हुए बोलती है, आओ आओ रोशनी, तुम हमारे पास बैठो। हाय, जिया तो कब से इंतजार कर रही थी कि वो रोशनी के हल्के से गल खींच ले। रोशनी की स्किन बिल्कुल बेबी स्किन जैसी थी, सॉफ्ट शाइनिंग। इस वक्त इससे पहले कि जिया रोशनी का हाथ पकड़ती, उससे पहले ही सिया ने जल्दी से रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। उसका हाथ छूने में बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था। तन्मय और वीर लगातार उन दोनों लड़कियों को देख रहे थे। वीर तन्मय से बोला, एक बात बता, अगर ये लड़कियां लेस्बियन होती या फिर ये दोनों लड़कियां लड़के होती तो क्या हमारा कोई चांस था? तन्मय ने अपनी गर्दन नामे दिला दी। वो बोला, ब्रो कोई चांस नहीं होता, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों लड़कियां लेस्बियन नहीं है और ये दोनों लड़कियां ही हैं। तो तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा कैसे ना सोचूं, इसने कभी मुझे तो ऐसे नहीं छुआ। तो तुम उसे अपने बेडरूम में ले जाकर बोलना कि तुम उसे कैसे छुलवाना चाहते हो अपने आप को, तो वह तुम्हें वैसे ही छुएगी। वीर उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोला, बस बस अब चुप हो जाओ। विक्रम अपनी चलती हुई नज़रों से जिया और सिया को देख रहा था। कितनी मुश्किल से तो वह अपनी बेबी गर्ल को उन रमन अंकल से बचा कर लाया था और अब यहाँ पर ये दोनों बंदरिया टपक पड़ी। वो रोशनी के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था इन दोनों से, लेकिन घूर जरूर रहा था। वीर, तन्मय और विशाल ने रोशनी को हेलो कहा, गागी को भी और काजल को भी। उन तीनों ने भी उनको ग्रीट बैक किया। जिया और सिया रोशनी के लेफ्ट और राइट साइड बैठी हुई थी। इन सब लोगों का ध्यान अभी तक कबीर और गागी पर नहीं गया था, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे अलग सोफे पर। लेकिन विशाल की नज़र जरूर उन दोनों के ऊपर गई थी और वह देख रहा था कि कैसे उसका खड़ूस दोस्त इस वक्त किसी 5 साल के बच्चे की तरह गागी को देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे उसकी फेवरेट लॉलीपॉप मिल गई हो।
विक्रम अपने मन में योजना बना रहा था कि कैसे वह रोशनी को इन दोनों के चंगुल से छुड़ाएं। वह अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी दादी माँ पर चली गई। उन्हें देखकर विक्रम की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, रोशनी आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलता हूँ। जब उसके सारे दोस्तों ने विक्रम की बात सुनी तब उन्हें एहसास हुआ कि वह लोग कैसे विक्रम की बेबी गर्ल को उससे दूर कर रहे थे अनजाने में। विक्रम जल्दी से आगे बढ़ा और उसने रोशनी का हाथ पकड़ लिया। जब जब विक्रम रोशनी का हाथ पकड़ता था तब तब रोशनी के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। वह उठी और विक्रम के साथ चल दी। विक्रम को इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने रोशनी का हाथ पकड़ा था। वह चाहता था कि ये पल बस यही थम जाए, वह और उसकी बेबी गर्ल। विक्रम सबसे पहले रोशनी को अपने दादा और दादी के पास लेकर जाता है। विक्रम रोशनी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है, दादी माँ दादाजी, यह है रोशनी शर्मा हमारी बिजनेस पार्टनर। रोशनी नीचे झुककर दादाजी और दादी जी के पैर छू लेती है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रोशनी किसी के पैर छुएगी, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी के पैर नहीं छुए थे। यह उसकी दोनों जिंदगी में से पहली बार था जब उसने किसी के पैर छुए थे, और पता नहीं रोशनी के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वह अपने आप ही उनके पैर छूने लगी। रोशनी को अपने पैर छूते हुए देखकर चंद्रिका जी ने और रोशन जी ने प्यार से रोशनी के सर पर हाथ रखा और बोली, हमेशा खुश रहो बच्चे। वह आगे बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी छोटी सी उम्र में इतना कामयाब होगा। मुझे तो लगा था कि अभी भी तुम अपनी स्टडी कर रही होगी। वैसे बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? हालांकि चंद्रिका जी जानती थी कि रोशनी की उम्र क्या है, लेकिन फिर भी वह रोशनी के मुंह से सुनना चाहती थी। रोशनी उन्हें बताती है, दादी माँ मैं 22 साल की हूँ। तुम 22 साल की हो लेकिन लगती अभी भी 17-18 साल की हो। वैसे बेटा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं बेटा, मैं तो ऐसी पूछ रही हूँ। दादी माँ को डर था कि रोशनी उन्हें गलत ना समझ ले। रोशनी स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं दादी माँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रोशनी की बात सुनकर रोशन जी और दादी माँ के चेहरे पर सुकून आ गया। विक्रम ने भी कभी नहीं सोचा था कि रोशनी उसके दादा दादी के पैर छुएगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब रोशनी ने उसके दादा दादी के पैर छुए तो अंदर से उसे बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि रोशनी अपने से बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करती है, और आज उसे अपनी बेबी गर्ल पर बहुत घमंड महसूस हो रहा था। लेकिन जब उसने अपनी दादी माँ की बात सुनी तो उसे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि रोशनी की लाइफ में कोई भी नहीं है। उसके एक्सप्रेशन से कोई भी पता नहीं लग सकता था कि इस वक्त वह क्या सोच रहा है। रोशनी उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, वेरी हैप्पी एनिवर्सरी दादी माँ दादाजी। अपने पास से एक बॉक्स निकलती है, अपने साथ लाए हुए गिफ्ट को उन दोनों को दे देती है और बोलती है, यह आप दोनों के लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। वह दोनों ही दोबारा से रोशनी के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, हमेशा खुश रहो बच्चे, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। विक्रम उसके बाद रोशनी को अपने मम्मी पापा के पास ले जाता है। जब कुसुम जी की नज़र रोशनी पर पड़ती है तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न टू लिव लाइफ।